हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ। और इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली कैप्चर करने वाले अपील्स एंड रिविजन्स को अलोंग विद इट्स एमसीक्यूज। दोस्तों, अगर आपने ये क्यूएनए कर लिया तो आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस क्लियरली इंक्लूड्स पास्ट ईयर पेपर क्वेश्चंस, आरटीपीज, एमटीपीज एंड मॉड्यूल के क्वेश्चंस। तो दोस्तों निश्चिंत रहिए और जो भी क्या है मैं करा रहा हूं बस उतना कर लीजिए क्यूएनए पार्ट के लिए, एंड यू आर सॉर्टेड माय डियर फ्रेंड्स फॉर योर अटेम्प्ट। दैट्स इट। तो दोस्तों शुरू करते हैं माय डियर फ्रेंड्स विद सेक्शन 107 अपील टू अपेलेट अथॉरिटी। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो काफी प्रख्यात क्वेश्चन है, अपने मॉड्यूल का क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, और काफी अच्छा क्वेश्चन भी है विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन 107। सो लेट्स गो एंड लेट्स हियर इट माय डियर फ्रेंड्स। बात कर रहे हैं हम लोग परस्यूएंट टू ऑडिट कंडक्टेड बाय टैक्स अथॉरिटीज अंडर सेक्शन 65। SCN was issued to home furnishers in सूरत। रजिस्टर्ड सप्लायर है दोस्तों, जिसको अलेज किया गया था कि भैया रॉन्गली अवेल्ड ITC विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई माय डियर फ्रेंड्स। In absence of a satisfactory reply from home furnishers, the Joint Commissioner clearly passed an adjudicating order dated 20th of August, which was received by the home furnishers by the CC on 22nd August, right? This is the date when it was actually communicated to them, right? An important date indeed, confirming a tax demand of 50 lakhs, CGST, SGST 25-25, and imposing a penalty of equal amount under section 122. अभी आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि home furnishers who clearly does not agree with the order passed by the commissioner decides to file an appeal with appellate authority against the said adjudication order. It has approached you for seeking advice. सबसे पहले वो एडवाइस चाहता है कि भाई कैन आई फाइल एन अपील टू appellate authority against adjudicating authority का order passed by joint commissioner if he is still what date, right? तो सिंपल सी बात है my dear friends, 3 months from the date of communication of such adjudicating authority वाला order, right? 3 months from that you can easily file it. तो दोस्तों अगर उसने रिसीव किया है उसे on 22nd August, तो 22nd my dear friends आपको मंथ ही चेंज करना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यस दैट्स इट। तो 22 नवंबर के पहले प्लीज क्या है फाइल कर देना तो सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, डज होम फर्निचर्स नीड टू अप्रोच बोथ CGST एंड SGST अपीलेट अथॉरिटीज? आंसर इज नो माय डियर फ्रेंड्स। अगर CGST ओके, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स ने क्या है दोस्तों अगर पास किया है ये ऑर्डर, तो फिर वो सेंट्रल अपीलेट अथॉरिटी के पास ही जाएगा। अगर स्टेट SGST ऑफिसर ने पास किया होता तो स्टेट अपीलेट अथॉरिटी के पास ही वो जाता माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना। अच्छा, पर याद रखना जो भी ऑर्डर दोस्तों क्या है CGST ओके का अपीलेट अथॉरिटी पास करेगा या फिर CGST का ऑफिसर पास करेगा, इट विल बी डीम्ड कि वो ऑर्डर SGST के ऑफिसर ने ही पास किया है, ये चीज याद रखना, राइट। सो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग क्या सोल्यूशन है इसका, जस्ट वांट टू क्विकली रीड आउट सो दैट इट्स इजियर फॉर यू टू राइट इट। ऊपर वाला तो आप क्या है संभाल लोगे माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे क्लियरली 3 month वाला डेट दिया, एंड समटाइम्स दे ऑल्सो मेंशन माय डियर फ्रेंड्स द एक्सटेंशन पीरियड विच इज ऑप्शनल फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो मत करिए। अभी नॉलेज है और उसको अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो डाल ही दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। कि कोशिश यही करिएगा कि एक्सटेंशन के साथ ही आप आंसर दे, सो दैट यू आर फुल्ली कवर्ड एंड यू हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न। तो 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर है ही, राइट। कंफ्यूजन पार्ट यही था कि भैया कैलकुलेशन यहाँ पे 20th अगस्त से करना या 22nd अगस्त से, जनरली ये लोगों को नहीं पता होता, तो वो हम लोगों ने बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया है कि भैया जो भी क्या है अपील वाला डेट है, डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर से ही क्या है गिनती करनी है। तो 3 months प्लस एक्सटेंशन यहाँ पे 1 month है, अगर वो कंडोन करता है डीले तो ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। एंड सेकेंड वाला जो है GST मेक्स प्रोविजंस फॉर क्रॉस एम्पावरमेंट ऑफ CGST एंड SGST officers to ensure that a proper officer under CGST Act is also treated as a proper officer under SGST Act, right, and vice versa.
proper officer can issue orders with respect to both CGST as well as SGST, right? GST law also provides that the proper officer under one act has passed an order, appeal, review or a rectification, right, against the said order will lie only with the proper officer of, right, CGST. Perfect. And accordingly, if the order is passed by the proper officer under the SGST Act, तो it will lie with SGST. ठीक है. तो thus home furnishers is required to only and only file an appeal with CGST appellate authority and not with SGST appellate authority. पर जो order वो pass करेगा that will stay true in CGST Act also and SGST Act also. तो दो जन के पास आपको नहीं जाना है, डुप्लीकेशन ऑफ काम नहीं करना है, ये याद रखना, अब बेटा याद रखना. ठीक है गाउठी. ओके. नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, होम फर्निचर्स इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्री डिपॉजिट. अरे बेटा ऐसा थोड़ी होगा. अगर प्री डिपॉजिट का क्या है प्रोविजन हटा दिया ना तो एरा गैरा नथु गैरा टॉम डिक एंड हैरी, बेटा सब लोग क्या है, मेरा को ऑर्डर पसंद नहीं है, मेरा को करना है जरा अपील, ऐसे मुंह उठा के आ जाएंगे बेटा. फिर तो क्या है, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख. ओके. अगले जन्म में ही बेटा क्या है आपका ऑर्डर आएगा. इसीलिए थोड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट मांगा है. इससे क्या है, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स नंबर ऑफ अपील एप्लीकेशंस, राइट. तो भैया उसको बोला है कि यार प्री डिपॉजिट तो करना पड़ेगा, अपीलेट अथॉरिटी है तो कितना आएगा रेगा उठी. करेक्ट. 10% ऑफ द disputed tax amount or 25 crores whichever is lower. ठीक है. एंड ऑब्वियसली इसके साथ साथ आपको देनी है 100%, यस 100% माय डियर फ्रेंड्स एडमिटेड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वाली लाइबिलिटीज. ओके. डन है माय डियर फ्रेंड्स. दैट्स इट. नेक्स्ट. ओके. अगर हम लोग बात करते हैं तो वो क्वेश्चन 2 की बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स. आरटीपी नवंबर 19 में आया है ये. इन ऑर्डर डेटेड 28 issued to GH Private Limited, the Joint Commissioner of CGST has confirmed, okay, a CGST demand of 280 crores. The company is disputing that the entire demand of CGST, right? तो ऐसा नहीं है कि वो 280 करोड़ में से 100 करोड़ 200 करोड़ वो चैलेंज कर रही है. पूरा डिमांड ही गलत है भाई, पूरा डिमांड ही गलत है. And wants to know how much pre-deposit it can make under the CGST Act while filing an appeal before appellate authority against the order of Joint Commissioner. Assuming appellate authority also confirms the order of Joint Commissioner and the company now wants to file the appeal against appellate tribunal, तो उसका भी प्री डिपॉजिट बताओ भाई कितना होगा, राइट. दैट्स इट. तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट से क्या है इसका तुरंत कैलकुलेशन कर लेते रे बंधु मेरे बंधु, फटाफट आ भी जाओ. ओके. तो अपीलेट अथॉरिटी के केस में माय डियर फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, देखो 100% एडमिटेड लाइबिलिटीज तो क्या है ही नहीं कुछ, राइट. तो फिर क्या आ जाएगा, 10% ऑफ द डिस्प्यूटेड टैक्स लाइबिलिटी 280 करोड़ और 25 करोड़. तो ये है 28 करोड़ 25 करोड़ विच एवर इज लोअर, तो आ जाएगा 25 करोड़. ठीक है बॉस. डन. उसके बाद नेक्स्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल के केस में ओके वही होगा 20% ऑफ ओके टैक्स डिस्प्यूटेड और 50 करोड़. और याद रखना माय डियर फ्रेंड्स ये सिर्फ CGST पोर्शन है, जितना क्या है प्री डिपॉजिट CGST एक्ट के अंदर करना है उतना ही आपको SGST में भी करना है. ओके. परफेक्ट. तो भैया वो अमाउंट कितना है, अगेन 280 करोड़. तो भैया 280 का 20% કેટલું થશે, 56 करोड़ और 50 करोड़ माय डियर फ्रेंड्स विच एवर इज लोअर. तो भैया यहाँ पे आ जाएगा 50 करोड़. तो 50 करोड़ और 25 करोड़, राइट. टोटल 75 करोड़ आपको देना पड़ेगा एज प्री डिपॉजिट. आर यू गेटिंग इट? यस. ओके. परफेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स. आई होप दिस मेक सेंस. ठीक है. तो यहाँ पे 25 करोड़ यहाँ पे 50 करोड़. सर इसको लिखने का कैसे अभी सर? ओके सर कैसे लिखे? अरे बेटा सिंपल सी बात है, इतना ही लिखना है आपको. एज पर सेक्शन
okay, 107 of the CGST Act. Okay, if a taxpayer wants to make an appeal with the appellate authority, it has to deposit a pre-deposit. It has to make a pre-deposit of a certain amount, and that amount is as follows: 100% of admitted tax, interest and penalty liability plus 10% of tax disputed, or 25 crores, whichever is lower. And in the given case, right, amount disputed of tax is 280 crores. Therefore, again 10% multiply by 280 or 50 or अपना क्या 25 crores, whichever is lower. Therefore 25 crores. ठीक है, सेम चीज आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में बोलनी है भाई, राइट? इतना लोड मत लो भाई, और एग्जैक्ट ऐसा सोचो भी मत कि आपने जो आंसर लिखा है वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं, नहीं कर रहा। ये डर मैंने निकाल दिया आपका, समझा? और कोई ऐसे, जब आप समझो कि जब कोई एग्जामिनर पेपर चेक करता तो ऐसा नहीं करता इधर ध लिखा है, इधर अ लिखा है, इधर लिखा है उसने क्या अपना रिक्विजिट कोई वोवेल या वर्ड या लेटर, और वही यहाँ पे क्या है लिखना, ऐसा नहीं चेक करता वो स्पिरिट देखता है आपके आंसर का, कि भाई तूने अगर आंसर यहाँ पे बोला है कि 25 करोड़ 50 करोड़ वॉट एवर द केस में भी, तो तुझे पता है कि नहीं कि वो कहाँ से आया। अगर तुझे पता है तो तू लिखेगा उसको अच्छे से, अगर नहीं पता तो वो अज्यूम करेगा कि भैया तूने आगे की क्या है कॉपी से छापा है। एज सिंपल एज दैट। तो तुझे हर हालत में अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में ही सही तुझे समझा देना है उसे कि भाई मुझे आता है, एंड सिंस मुझे प्रोविजन आता है, आई डिजर्व टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू विल मेक मी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिकॉज आई नो द गॉड डैम प्रोविजन एंड नाउ आई एम रेडी to go and be a CA and help the taxpayers in whatever capacity you can। ठीक है, तो ये आपको उसको बताना है भाई, ठीक है? तो इतना डरो मत कि हाय 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 नहीं है मेरा, अरे नहीं बेटा चिल कर, इतना स्ट्रेस नहीं है लाइफ, ठीक है, जितना लगता थे। और सजेस्टेड देखो तो उसमें तो कभी भी साला कोई सेक्शन ही कोट नहीं किया होगा, देखो सजेस्टेड कभी भी आप नॉनसेंस फालतू का डर बैठा के रखा है, चिल करो यार। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बात कर रहे हैं बेटा, XY कंपनी रिसीव्ड एन एजुकेशन ऑर्डर passed by Assistant Commissioner of Central Tax on 1st November under Section 73 where it has decided CGST SGST due 6 लाख, इंटरेस्ट 18% फॉर नंबर ऑफ डिलेड डेज, पेनल्टी है 60,000। ठीक है, ये भैया उसकी लाइबिलिटीज है। The taxpayer filed an appeal before appellate authority on 26th November. Determine the amount of pre-deposit to be made by the company for filing the appeal. Whether your answer will be different if the taxpayer appeals only against part of the demand, that let's say 4 lakh rupees, and admits the liability of 2 lakhs and proportionate penalty arising for the said order. ठीक है, ओके। तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबसे पहले केस में द टैक्सपेयर फाइल्ड इन अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी ऑन 26 नवंबर, डिटरमाइन द प्री डिपॉजिट। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, वो पूरा का पूरा लाइबिलिटी चैलेंज कर रहा। ठीक है, तो भैया मैं अपीलेट अथॉरिटी के पास अगर जा रहा हूँ तो मैंने क्या बोला बार बार लगातार हर बार, क्या बोला कि भैया सबसे पहले अब लिखो ही ऐसा, तो क्या गलती करोगे ही नहीं। 100% एडमिटेड टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वाला लाइबिलिटी जो यहाँ पे नील है, प्लस 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट और 25 करोड़ विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो इसमें डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट कितना है माय डियर फ्रेंड्स? 6 लाख, तो वो कितना है? 60,000, राइट, या 25 करोड़ विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 60,000। गॉट इट, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 60,000 जवाब आ गया मेरा प्री डिपॉजिट का। और दूसरा अगर आता है कि भैया मैंने कुछ एडमिट किया है, ठीक है, तो मेरी 100% एडमिटेड लायबिलिटीज विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी क्या है?
तो बोला है 6 लाख में से, है ना। ओके, मैंने 4 लाख ही क्या है अपील किया है, 2 लाख मैंने एडमिट किया कि मेरा गलती है, तो 2 लाख तो पूरा पूरा पे करूँगा, राइट। एंड प्रोपोर्शनल पेनल्टी अराइजिंग फ्रॉम द ऑर्डर, राइट। तो सिंपल सी बात है, ये टैक्स अमाउंट कर दिया मैंने। ओके और एडमिटेड पेनल्टी कितना हो गया उतना ही 20,000। 6,60,000 है तो 2 लाख कितना होगा, 20,000 ही होगा बेटा, ठीक है, डन। तो इतना हो गया, प्लस और क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बताओ, अरे बताओ ना यार। यस, ओके, 10% ऑफ डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट, दैट इज 4 lakhs और 25 crores, विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 40,000 और 25 crores विच एवर इज लोअर, तो आ जाएगा 40,000, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,60,000, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 60,000, ठीक है। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, चीज़ें मनूवर करेगी। तो प्लीज़ याद रखना कि जब एडमिट करते हो आप तो पूरा अमाउंट ले लेना, उसमें टैक्स का भी लेना, इंटरेस्ट का भी लेना, पेनल्टी का भी लेना, ठीक है। पर जब बात आती है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट, तो फिर उस केस में माय डियर फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट ही लेना। ओके, जो चीज़ आप एडमिट नहीं कर रहे उसमें सिर्फ टैक्स अमाउंट पे ही क्या है फोकस करके आपको 10%, 20% डिपेंडिंग कि आप कहाँ अपील कर रहे हो वो मार देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट था दोस्तों, जो क्या है मैं आपको बता दूं। दोस्तों ऑब्वियसली अगर मैंने ओके कोई सर्टन लायबिलिटी जो डिमांड की थी वो अग्री की है, एडमिट की है, तो बेटा ऑब्वियसली ओके बनता है कि भैया उस केस में उसका जो भी क्या है डीलेड अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ, तो इस केस में 2 लाख है तो उसका इंटरेस्ट भी साथ साथ में आएगा। याद रखना ये चीज़, लिख देना ये, क्योंकि ऐसा बन ही नहीं सकता कि टैक्स और इंटरेस्ट नहीं, ऑब्वियसली लेट पे किया है टैक्स तो ओके इंटरेस्ट भी आएगा ही आएगा। इट्स जस्ट दैट हमको पता नहीं है कि यहाँ पे डिले डे कितना है, तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाते तो डेफिनेटली दोस्तों 2 लाख पे इंटरेस्ट भी मैं वहाँ पे लिख लेता। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब मैंने एक टैक्स लायबिलिटी को एडमिट किया है, मैंने इंटरेस्ट को बाय डिफॉल्ट एडमिट कर दिया। हाँ, पेनल्टी कैन बी सब्जेक्टिव, बिकॉज पेनल्टी क्या है, मैं कंटेस्ट करूंगा कि नहीं भाई मैं 73 लगना चाहिए, 74 लगना चाहिए, या मैंने 30 दिन के अंदर पे कर दिया था, वट एवर द केस में बी, बिकॉज इट इज स्टिल सर्कमस्टेंशियल, राइट। बट इन केस ऑफ इंटरेस्ट इट इज नॉट सर्कमस्टेंशियल, इट इज मैंडेटोरी। समझा, टैक्स अगर लेट पे किया तो इंटरेस्ट साथ साथ में आएगा। ओके, विक्रम के साथ बेताल, गॉट इट, यस। ऐसा केस है, सचिन वीरू की जोड़ी है, वो एक साथ ही जाएगा, जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। ओके, डन है माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2,60,000 प्लस इंटरेस्ट लिख दो आप, ठीक है, डन, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये चीज़ खत्म होता है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में माय डियर फ्रेंड्स बात कर रहे हैं अनिरुद्ध लिमिटेड की, जो रजिस्टर्ड इन तेलंगाना and paid IGST on transactions considering the same to be interstate supply on basis that customer is situated in Delhi. Correct? However, GST authorities have raised a dispute and have issued SCN that since the services are rendered in Telangana, it is an interstate supply, C plus S लगेगा. Anirudh had lost the case before proper officer and also in first appeal before departmental authority. Can Anirudh file an appeal against the order of appellate authority? If yes, which forum? Obviously आपको पता है दोस्तों, ये फोरम है appellate tribunal, ठीक है, जो हाल ही में अभी क्या है आया है। अब तक appellate, आप समझो कि 2017 में लॉ आया, 2024 में अभी क्या है ट्रिब्यूनल्स सेटअप हो रहे हैं, और वो भी सब स्टेट में नहीं, मेजर स्टेट्स में। अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना था, लॉ बन गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना है, लो कर लो बात।
Once a valid appeal is filed by Anirudh before appropriate forum, can authorities insist Anirudh to deposit C plus S, which the authorities are claiming that Anirudh ought to have paid but has not paid? तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स आप याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि आप ये चीज़ को समझे कि इतना बोला गया है कि भैया फाइल कर दिया अपील, ओके, अब इसके बाद फाइल कर दिया मैंने अपील, उसके बाद जो भी अमाउंट वो लोग रिकवर करना चाहते हैं, राइट, किससे, अपने अनिरुद्ध से, वो कर पाएंगे ना? तो बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि ऑफिसर ऐसा बोल रहा है, अरे भाई तेरे को अपील फाइल करना कर दिया तूने, पहले जेब ठंडक बह गई, ठीक है, राइट, तो अब एक काम कर, अपीलेट अथॉरिटी में तो किया ही था, वहां पे तो हार गए, ओके, अब ट्रिब्यूनल में कर रहा है, ठीक है, तो जब तक ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं आता तू पैसा दे रहे मेरे को, मैं रिकवरी प्रोसीडिंग शुरू कर देता हूं। अरे ऐसा नहीं होता भाई। अच्छा, जितना प्री डिपॉजिट आपको करना है वो कर दो, ओके, 20% वाला जो केस है वो, पर उसके बियॉन्ड कोई भी पैसा अनिरुद्ध पे नहीं करेगा डिपार्टमेंट को, एज सिंपल इज दैट, टिल द टाइम ऑर्डर नहीं आ जाता, क्योंकि वो अमाउंट पे स्टे लग जाता है ऑटोमेटिकली, एज सिंपल इज दैट। अरे वरना ये तो अनिरुद्ध यही बोलेगा, तो अपील करने का फायदा क्या है भाई, कि मैंने पे कर दिया, फिर ऑर्डर आएगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मेरा इतना ब्याज जा रहा है उसका क्या, और पूरा लिक्विडिटी सकअप होगा मेरे सिस्टम में से। तो इसीलिए याद रखना, जैसे ही आप अपील करते हो स्टे लग जाता है ऑन अमाउंट विच इज बियॉन्ड प्री डिपॉजिट, ठीक है। तो अगर 100 करोड़ का क्या डिमांड है, 20% उसमें प्री डिपॉजिट किया है आपने, तो 80 करोड़ पे स्टे लग जाएगा, उसके रिलेशन में रिकवरी प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं कर सकते, ठीक है, डन। अच्छा क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा ये। थर्ड, इफ अनिरुद्ध लूजेस ऑन द सेकेंड अपीलेट स्टेज, ओके, इज देयर एनी अदर स्टैट्यूटरी फोरम फॉर अपील? इफ यस, बिफोर विच फोरम? मुझे लगता है ये बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, बिकॉज उन्होंने मास्टर स्ट्रोक मारा यहाँ पे। इन्होंने क्या बोला है बताया, अब आप बोलो नेक्स्ट फोरम क्या है। अब 99% लोग क्या है यहाँ पे हाई कोर्ट लिख के आ जाएंगे, गाउठी साले, हाई कोर्ट लिख के आ जाएंगे, पर वो लोग इडियट के माफिक दोस्तों क्या क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे, राइट? यस, क्वेश्चन रीड नहीं करेंगे कि मैटर कौन सा है भाई, अरे मैटर कौन सा है यहाँ पे जिसके रिलेशन में डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये मैटर ही दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई का है गाउठी, क्योंकि एसएससी बोल रहा है क्या कि उसने क्या है भैया दिल्ली दिया है सर्विस, तो उसने इंटर मान लिया, पर ऑफिसर बोल रहा है नहीं भाई तूने तो तेलंगाना में दिया है, तू भी तेलंगाना में, तो एलओएस एनपीओसी इन तेलंगाना, तो ये तो इंट्रा स्टेट है। ये मैटर ही प्लेस ऑफ सप्लाई का, तो जब प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर आता है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में प्रिंसिपल बेंच क्या है इसे होस्ट करता है, और वहां पे अगर मामला बिगड़ जाता है और अग्री नहीं करता है एसएससी, तो याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, फिर ये मामला हाई कोर्ट को स्किप करके सीधा सुप्रीम कोर्ट जाता है। समझा, ये चीज है। तो यहां पे इन्होंने गेम यही खेला है कि उन्होंने स्मार्टली मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई का बोला, और कहीं पे भी क्या प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन नहीं किया। आप इतने समझदार होने चाहिए कि भैया मैटर क्या चल रहा है, और वो समझ गए, उसके बाद आपने कंक्लूड किया प्लेस ऑफ सप्लाई, और प्लेस ऑफ सप्लाई फिर क्या है सीधा अपना प्रिंसिपल बेंच में जाता है। नेशनल बेंच वर्ड यूज मत करना, वर्ड यूज करना प्रिंसिपल बेंच, बिकॉज अभी अमेंडमेंट आ गया है उसमें, एंड नाउ नो मोर इट इज कन्फर्ड एज नेशनल बेंच, ठीक है, करेक्ट। तो पहले नेशनल और रीजनल बेंच था, अभी ऐसा कुछ नहीं, प्रिंसिपल बेंच करके ही हम उसे संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे। आई होप माय डियर फ्रेंड्स यू गॉट दैट, थैंक यू, ठीक है, डन। चलो नेक्स्ट, assuming Anirudh loses at all levels, would there be any interest liability on Anirudh? Obviously, okay, obviously इंटरेस्ट लाइबिलिटी होती ही है, राइट? क्योंकि सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने डिलेड पेमेंट किया है तो इंटरेस्ट लाइबिलिटी होती ही है, बट अनिरुद्ध के केस में वो नहीं होगी, ठीक है। तो आपका फर्स्ट थॉट जो होगा वो वही आना चाहिए कि यस होती है भाई, डिलेड पेमेंट किया है, तूने अग्री किया है तो होना ही चाहिए, क्या दिक्कत है इसमें। बट अनिरुद्ध के केस में नहीं होगी, क्यों?
बिकॉज बेटा अनिरुद्ध के केस में डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स हुआ ही नहीं, अनिरुद्ध के केस में रॉन्ग पेमेंट ऑफ टैक्स हो, समझा कि भैया जो उसे लगा कि इंटर था वो उसने इंट्रा समझ लिया है, तो सी और एस भर दिया जबकि भरना चाहिए था आई, तो उसने भले ही डिलेड आई भरा है पर उसने कुछ तो भरा था ना उसके पहले, उसने टैक्स तो जमा किया था ना उसके पहले, और इसीलिए सिर्फ अनिरुद्ध के केस में इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भैया इट इज नॉट नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। डू यू रियलाइज दिस इज क्लियरली नॉट अ केस ऑफ नॉन पेमेंट, दिस इज अ केस ऑफ wrong payment. Yes, this is a case of wrong payment my dear friends, ये गलत पेमेंट है। ओके तो ये चीज़ है। आई होप दैट मेक सेंस एंड आई होप आप समझ गए हैं कि इशारा किस बात की तरफ है मेरे दोस्त। ठीक है, दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, बस इतना ही बोलना था एंड आई होप आप समझ गए हो कि इशारा किस बात की तरफ है। ठीक है, परफेक्ट। तो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगा काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है सीए फाइनल में, राइट। एंड अमेजिंगली उन्होंने सेक्शन 77 टू 19 उसके एस्पेक्ट्स भी ले लिए, जहाँ पे क्लियरली इंटरेस्ट के बारे में क्या कमेंट किया गया है, राइट। एंड दे हैव ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट द एंटायर अपील्स एंड रिवीजन वाला क्रोनोलॉजी, जहाँ पे उन्होंने वो प्रिंसिपल बेंच वाला और वो सब का एंगल भी ले लिए, सुप्रीम कोर्ट वाला। तो आई रियली लाइक द क्वेश्चन एंड दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन आई फील यू कैन ईजिली बी आस्क्ड इन द एग्जाम। तो मेरे हिसाब से क्या करना आप मैं इनफैक्ट सोच रहा हूँ कि आपके लास्ट दिन के लिए मैं ऐसा कुछ करूँगा कि जैसे अनिरुद्ध वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है अपना होम फर्निचर वाला, उसका मैं एक क्या है क्वेश्चन बना के सीधा आपको दे दूँ कि भैया ये सब कर लो और ख़त्म करो। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने ना ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हैं जो रेपिटेटिव नहीं होंगे, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही होगा। जैसे अगर आप प्री डिपॉजिट का भी करो तो एक में मैंने क्या किया है फुल 100% लायबिलिटी, एक में मैंने क्या लिया है कि भैया अच्छा कुछ उसने एडमिट किया कुछ नहीं किया, तो कुछ ऐसा एंगल होगा जहाँ पे फिर की आएगी, जहाँ पे गुगली आएगी और आपको एक नया एडजस्टमेंट पता चलेगा कि यार डैम दिस इज इंटरेस्टिंग, आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। सो दैट्स इट। ठीक है, डन फ्रेंड्स। सीए फाइनल में 22 का क्वेश्चन है, लेट्स डू इट। ओके, बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग चंदन की। ओके चंदन, ओके बात करते हैं दोस्तों, स्क्रूटिनी हो रहा है रिटर्न्स का, ओके ऑफ चंदन एंड कंपनी। डिपार्टमेंट फाउंड सम डिस्क्रिपेंसी कि दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है क्योंकि वो दाल मखनी है बेटा। आर यू गेटिंग इट? यस। तो दोस्तों बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे कि डिस्क्रिपेंसी मिला और सेक्शन 65 के तहत उसने भेज दिया कि भैया बताओ इसका भी रिप्लाई दो ज़रा। तो रिप्लाई दिया और नहीं अच्छा लगा तो कंक्लूड यही किया फिर डिपार्टमेंट ने कि भैया भेजते इसको नोटिस। तो एससीएन भेज दिया हम लोगों ने, राइट, दैट इट हैज रॉन्गली एंड डेलिबरेटली क्लेम्ड आईटीसी इन द रिटर्न्स विदाउट रिसीट ऑफ गुड्स फॉर द मंथ ऑफ January. Joint Commissioner not being satisfied with the reply given by the company to SCN passed an order on 28th of April which was received by the company on 1st of May. ठीक है, very important data. You know what to underline. ठीक है, the order confirmed the tax demand of 30 lakhs, imposed a penalty of equal amount under section 74. Agreed by the order, Chandan and company decide to contest the order of adjudication. It seeks the advice. To whom can it make an appeal? Can it directly approach the High Court? सबसे पहला clearly it can make an appeal in appellate authority, as simple as that. तो सबसे पहला वो एक पॉइंट ले लो। और दूसरा क्या क्वेश्चन उसी के अंदर है, कैन इट डायरेक्टली अप्रोच द हाई कोर्ट? एब्सोल्युटली नो, बिकॉज फर्स्ट you will appeal in appellate authority, then tribunal and then high court, right? But if you directly want to go to high court, appeal is not the way, writ petition is the way. क्या लोग इसको राइट लिखते रहे, राइट नहीं रहेगा, उठी रिट है, रिट पिटिशन। तो ये बेसिकली उन मैटर्स के रिलेशन में होता है जब बहुत अर्जेंसी वाला सिचुएशन हो जाए और तुरंत अपने को रेजोल्यूशन चाहिए, तब रिट फाइल करते हैं हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो रिट इज द वे, दैट इज द ओनली वे टू अप्रोच। अदरवाइज फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, फिर ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट।
What is the time limit for filing appeal in the given case? Clearly 3 months from the date of communication of the order, यानी कि 1 में है तो भैया आ जाएगा 1 June, July, August. Are you getting it? Yes. Next क्या my dear friends, is there any requirement of pre-deposit of any amount, and if so what would it be? तो बेटा obvious ही बात है, कुछ भी वो एडमिट नहीं कर रहा है तो पूरा डिमांड ही क्या है वो चैलेंज करेगा। तो भैया सिंपल सी बात है, CGST की ही अगर बात करें तो भैया 10% of the tax disputed, and that is how much my dear friends? Correct, 15 lakhs. ओके, CGST 15, SGST 15, तो 15 lakhs यानी कि ये आ जाएगा 1.5 और 25 करोड़ विच एवर इज लोअर तो आ जाएगा 1.5 lakhs। ठीक है, परफेक्ट। ये ही क्या है आपको करना है, और कुछ पेनल्टी के रिलेशन में 10% मत मार देना मेरे भाई। ठीक है, 1.5 lakhs उसे प्री डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, डन। ओके, डन, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एडजुडिक, यहाँ पे से बाय द वे मुझे ये वाला अच्छा लगा तो इसको मार्क कर देना, दिस इज अ गुड वन, सॉरी। ओके, दूसरा सब ठीक था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था, सो दैट वाज नाइस। दूसरा सब तो ठीक है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे मिल ही गया होगा, बट दैट इज अ गुड क्वेश्चन टू आस्क। ठीक है, नेक्स्ट, पावर्स ऑफ रिविजनल अथॉरिटी, राइट, क्या है यहाँ पे पावर्स? तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, एग्जामिन द अपील रिव्यू एप्लीकेशन फाइल्ड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस इज विद इन टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर CGST। तो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इशू किया था एजुडिकेटिंग ऑर्डर ऑन 23rd April. The same was communicated on 28th of April. Mr. X aggrieved the order of adjudicating file and appeal with the appellate authority on 26 July. तो सिंपल सी बात है, मेन वही कि कहाँ से आप गिनती शुरू करोगे, तो भैया यहाँ से ही करोगे। तो 28 मई जून जुलाई, मई जून जुलाई, राइट, तो 28 जुलाई तक हो जाना चाहिए। और आपने किया है कभी किया मेरे भाई, आपने किया है टैक्स पेयर, आपने यानी कि टैक्स पेयर मिस्टर एक्स ने किया 26 जुलाई को, तो क्लियरली दोस्तों वैलिड है, बिकॉज इट इज विद इन 3 months, within 3 months. Okay friends, next question में, the adjudicating authority passed the order on 3rd of March, communicated on the same day to commissioner. कमिश्नर को ऑर्डर अच्छा नहीं लगा अपने सबॉर्डिनेट का, उसने बोला भाई इसको रिव्यू करवाओ और अपेलेट अथॉरिटी में इसको लेके जाओ। द सबॉर्डिनेट ऑफिसर फाइल्ड द रिव्यू ऑन 23rd of September। अब ये टाइम लिमिट के अंदर है क्या? नहीं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको पता है कि टैक्स पेयर का 3 महीना प्लस 1 महीना है, राइट। पर अगर हम बात करें किसका, डिपार्टमेंट का, तो उसका 6 महीना प्लस 1 महीना। तो भैया यहाँ पे 23rd सितंबर को उसने किया है, राइट, फाइल, और आपका 3rd मार्च को क्या डेट आया था, वेयर द ऑर्डर वॉज कम्युनिकेटेड टू द कमिश्नर। तो यहाँ से 6 महीना कितना होता है, 3/9 को कर देना चाहिए था, पर आपने 23/9 को किया। क्लियरली इट इज नॉट वैलिड बिकॉज इट हैज एक्सीडेड द टाइम लिमिट, द टाइम लिमिट इज एक्सपायर्ड माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, एक आध लाइन लिखनी है तो लिखना ऑप्शनल है ये माय डियर फ्रेंड्स, राइट, कि भैया पर अगर जो डिले हुआ है दोस्तों वो क्या है, अगर कंडोन हो सकता है बिकॉज ऑफ सफिशिएंट कॉज, तो फिर वो 1 महीने से डिले हो जाएगा और बंदा का ये एप्लीकेशन क्या है, एक्सेप्ट हो जाएगा अगर ये 1 महीने से डिले हो जाता है तो, राइट। अगर आपको एक्सटेंशन मिल जाता है तो ये बेसिकली लाइन आप तभी लिखना जब बंदे का डेडलाइन एक्सपायर हो गया है, जो ओरिजिनल डेडलाइन है 3 महीने है, 6 महीने वाला, वट एवर द केस में भी, राइट। तब क्या है वो 1 महीने एक्सटेंशन वाला एक पॉइंट लिख देना, जस्ट लाइक दे हैव रिटन हियर, राइट। हाउएवर appellate authority can condone the delay up to 3rd October, तो भैया इट इज विद इन द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड देयर इज सफिशिएंट कॉज इन्वॉल्व। ठीक है, तो ये एक एंगल लिख देना सो दैट आपने पूरे अपने आप को कवर कर दिया है, आपने यू हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, एब्सोल्युटली। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन 7 के बारे में। क्वेश्चन 7 में माय डियर फ्रेंड्स वी आर टॉकिंग अबाउट रिविजनल अथॉरिटी, यस, राइट। तो आपको पता ही है दोस्तों, अपेलेट अथॉरिटी एंड रिविजनल अथॉरिटी आर
एट पार, उसके बाद चैलेंज होता है अपीलेट ट्रिब्यूनल, देन हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट. ठीक है. नाउ हियर there is a specific concept that maximum students actually land up leaving while actually studying for indirect tax exams, and that is, my dear friends, okay, the fact that revisional authority, there are specific 4 cases that they have commented that RA will not pass a revised order. Okay, so RA will not revise the demand order passed by adjudicating authority in these 4 cases. The first being order which is subject to an appeal, either under appellate authority, tribunal, or court, doesn't matter. Right now, this is what generally people understand, but what they leave is this part, where specifically there is a comment which says that, listen, RA will not pass an order which is subject to an appeal, but if in the appeal, let's say there are 2 points and only 1 point, let's say in the demand order there were 2 points and only 1 point has been subject to appeal, for the other point, okay, the assessee has not contested it, as simple as that. The assessee is cool with it, he has accepted it. Then in that case, my dear friends, the point which is not decided by the appellate authority, tribunal, or court, in that case revision can be done, right? Because understand, clearly revisionary authority wants to, why is this point mentioned, order subject to appeal, RA cannot revise the order? Why? Because understand, tomorrow if appellate authority gives, okay, a certain order and that is clearly against what RA order has given a decision with respect to, let's say the decision is about, okay, 18% or 12%, so RA is given 12 and appellate authority is given 18. Now assessee will be confused कि वो किसकी बात माने यार, right? वो किसकी बात माने? So to avoid this situation, clearly government has clearly said that, listen boss, if that order is subject to appeal, we are not revising it. But they also went ahead and said that, listen, if there are 2 points in a demand order and only 1 is challenged in an appeal, other is untouched, okay, other is where the appellate authority, tribunal, or court has not commented anything, then that case, that other point can be revised by the revisionary authority, because in that case only RA will make a comment, there will be no dispute, right? That is the real crux of this. एंड उसके लिए टाइम लिमिट दे दिया. क्या है टाइम लिमिट, राइट? कि बॉस इसको रिवाइज करना है तो भैया कर दो 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ सच अपील और 3 years फ्रॉम द ओरिजिनल एजुडिकेशन अथॉरिटी वाला ऑर्डर, विच एवर इज लेटर बोला, अर्लियर नहीं. लेटर इसीलिए बोला बिकॉज वो डिमांड ऑर्डर का अपील सेटल होने के लिए टाइम लग सकता है, राइट? और कई बार वो 4-5 साल भी जा सकता है, यू नेवर नो, तारीख पे तारीख. तो उन्होंने वो एक्सटेंशन दे दी है कि आज देखो, सिंपल सी बात है, याद रखना, हाउ डज दिस फंक्शन, ओके, इफ दिस इज द डिमांड ऑर्डर, राइट, एंड देर इज पॉइंट 1, पॉइंट 2, ठीक, एंड पॉइंट 2 is what is appeal against, right? But understand, at the end of the day, the entire demand order is subject to appeal, right? So till the time the appeal is not concluded with an appeal order that is passed by either tribunal, authority, or court, till that time RA cannot revise that order, even with respect to point number 1. So let the conclusion come, let the appeal order come. For that, government has given from there within 1 year. If you want, you can revise that point which is not taken in the appeal. Simple. तो भैया अगर ये अपील में था, ओके, और इसका ओके अपील ऑर्डर आया है, अब समझो 5 साल बाद आया है, राइट? तो फिर जब वो आया ना, वहां से 1 साल के अंदर आप ये पॉइंट के रिलेशन में भी क्या है, रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? यस, इसके रिलेशन में नहीं कर सकते हो भाई, ठीक है? और तब तक नहीं कर सकते हो, याद रखना, पॉइंट 1 के तहत तब तक रिवीजन भी मैं नहीं कर सकता जब तक वो पूरा का पूरा क्या है, ओके, ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में अपील हुआ है, भले ही पॉइंट 2 के अगेंस्ट, उसका कंक्लूजन नहीं आ जाता. एक बार कंक्लूजन आ गया, उसके बाद क्या है, देख लो भाई आप कि कौन सा पॉइंट चैलेंज हुआ था, कौन सा नहीं. जो नहीं उसको रिवाइज करो, जो ऑलरेडी क्या है, जिसके रिलेशन में कंक्लूजन आ गया, डिसीजन आ गया, उसको टच मत करना, क्योंकि उसमें फिर आपका भी एक ओपिनियन होगा आरए का और दूसरा ए का भी होगा. तो वो मुझे
कंफ्यूज नहीं करना है टैक्स पेयर को, ठीक है, दैट्स इट। तो टेकिंग इनटू अकाउंट दैट an amazing problem is given, this is actually an extract from your module only but as an illustration, तो भैया खोद खोद के निकाला अपन, ऐसा नहीं कि पीछे जाके Q&A लिए, नहीं, जो illustrations भी अच्छे हैं वो भी लिए हम लोगों ने, राइट। उसमें भी क्या है, थोड़ा मैंने चेंज कर दिया है डेटा सो दैट आपको हूबहू ना लगे, राइट। चलो अब यहाँ पे रवि है, वो टैक्स पेयर है, उसने सर्विस ए सर्विस बी दोनों दी है। सर्विस ए में उसने बोला है भैया मैंने तो एग्जेम्पशन क्लेम किया, पर डिपार्टमेंट बोलता है नहीं भाई ये एक्चुअली एग्जाम नहीं है, टैक्सेबल है, राइट। और सर्विस बी में उसको लगता है जीएसटी है 12%, पर ऑफिसर को लगता है नहीं भाई 12% नहीं 18% है, माँ कसम, ठीक है। अब रवि को ये बात अच्छी नहीं लगी, कौन सी, सर्विस बी की पार्ट, और इसीलिए उसने वो चैलेंज कर दिया बाय अपीलिंग, राइट। पर उसने इसको चैलेंज नहीं किया, याद रखना, इसके रिलेशन में अपील इस पॉइंट के रिलेशन में नहीं हुआ है, ओके। पर दोस्तों याद रखना, सर्विस ए और सर्विस बी के रिलेशन में जो ऑर्डर आया था वो ऑर्डर तो एक ही है ना, उसके अंदर क्या है दोस्तों, 2 पॉइंट लिखे गए हैं। तो वो ऑर्डर को तब तक टच नहीं कर सकते, तब तक रिवाइज नहीं कर सकते हैं जब तक दोस्त मेरे उस ऑर्डर का डिसीजन नहीं आ जाता। तो फाइनली डिसीजन आया इस तारीख को, अभी तेल लगाने गया कि भैया सर्विस बी का डिसीजन क्या है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट, बिकॉज मुझे तो टाइम लिमिट निकालना है। तो भैया 30th, और मुझे वो टाइम लिमिट निकालने के बाद ये बताना है कि भैया रिविजनल अथॉरिटी कौन सा पॉइंट कर सकता है रिवाइज, तो आपको पता है कौन सा पॉइंट, सर्विस ए का, क्योंकि वो अपील में नहीं था, अपील में क्या था बी, तो वो नहीं टच करूंगा, मैं सर्विस ए को टच कर सकता हूँ। कब टच कर सकता हूँ, तो बोला 30/6/19 से 1 साल गिनो, तो बोला 30/6/20 ये दिन, या फिर अच्छा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास कब हुआ था, ये दिन पे, तो वहां से 3 साल क्या होता है, 31/12/19/20/21 ये केस हुआ, ठीक है, दैट्स इट, विच एवर इज लेटर। Garrett, my dear friends, Garrett, yes, whichever is later है my dear friends, okay। तो बस इतना बात मैं बोलना चाहता था, ऑब्वियसली लेटर है 31/12/21, राइट। तो दैट्स इट, बस उतना ही बोलना था दोस्तों कि यहाँ तक रिविजनल अथॉरिटी रिविजन कर सकता है इस डिमांड ऑर्डर का, बट ओनली विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, दैट इज सर्विस ए, ओके, परफेक्ट, जम गया एकदम, यस सर, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। Mr. Mahindran is aggrieved by the order of RA and wants to make an appeal to the first appellate authority. While commenting on the decision of Mr. Mahindra, you are also required to state the powers of RA to revise the order passed by subordinate officers under section 108. What is the time period for RA to exercise the power of revision? ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया अगर आपको RA के ऑर्डर से प्रॉब्लम है तो आप A के पास नहीं जा सकते, बिकॉज दोनों एक ही लेवल पे है, आपको एक नॉच हायर जाना पड़ेगा और आपको जाना पड़ेगा अपेलेट अथॉरिटी के पास, ठीक है। तो ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा भैया यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द पावर्स ऑफ आरए टू रिवाइज द ऑर्डर्स। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हम लोग यहाँ पे तब करते हैं कि आज आरए में आइदर ऑन हिज ओन मोशन और अपॉन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम और रिक्वेस्टिंग फ्रॉम द कमिश्नर कॉल फॉर एन एग्जामिन द रिकॉर्ड ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ दोज रिकॉर्ड्स इफ ही रियलाइजेस कि जो ऑर्डर उसके सबॉर्डिनेट ने पास किया या तो इलीगल है, इम्प्रॉपर है, मटीरियल ओके फैक्ट्स नहीं लिए गए हैं इनटू अकाउंट, राइट, क्लियरली एज यू कैन सी हियर, या फिर एरेनियस है, ओके, एंड दिस इज क्लियरली रिजल्टिंग इनटू व्हाट, लॉस ऑफ रेवेन्यू, तो डेफिनेटली दोस्तों क्या है वो इस ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, ठीक है, परफेक्ट है। एंड आर ए आफ्टर गिविंग द पर्सन कंसर्न एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आफ्टर मेकिंग नेसेसरी इंक्वायरी ओके एज ही थिंग्स इज जस्ट एंड प्रॉपर इंक्लूडिंग एनहांसिंग मॉडिफाइंग या एनालिंग द ऑर्डर, राइट, तो ही विल पास सच ऑर्डर, एज सिंपल एज दैट माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, डन है। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने आर ए के पावर्स जान ली है क्या है। अब इसका टाइम लिमिट क्या है, तो सिंपल सी बात है, देखो भाई आपका जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का डिमांड ऑर्डर आया होगा वहाँ से 6 महीना तो आप आरए के पास नहीं जा सकते,
क्यों? क्योंकि आपका अपील का दरवाज़ा अभी भी खुला है। तो जाओ और अपील करो ना यार, गाउठी पीपल्स, जाओ अपील करो उसको, राइट। पर जैसे ही आपका ये दरवाज़ा बंद हो जाता है, ओके, और ये दरवाज़ा 6 महीने वाला किसका है? यानी डिपार्टमेंट का है, टैक्स पेयर का नहीं। टैक्स पेयर का तो 3 महीने वाला है। और आरए के पास सिर्फ और सिर्फ कौन जा सकता है? डिपार्टमेंट। असेसी नहीं जा सकता, याद रखना। असेसी के लिए एक बार अपेलेट अथॉरिटी का दरवाज़ा बंद तो बंद, फिर जो ऑर्डर आया वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तथास्तु। पर डिपार्टमेंट एक और प्रिविलेज लेके चलता है कि अपेलेट अथॉरिटी का दरवाज़ा बंद तो जाओ खटखटाओ आरए का दरवाज़ा, और वो खटखटा सकते हो ओनली व्हेन अपेलेट अथॉरिटी का दरवाज़ा गेट्स बंद। ओके, ऑटोमेटिकली आरए का दरवाज़ा खुल जाता है 6 महीने बाद। पर फिर इतना बात मत चले जाना कि 3 साल गुजर जाए फ्रॉम द डिमांड ऑर्डर पास बाय एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। समझा? तो आज सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इसका ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि यहाँ पे इसने 31/12/18 को किया था, तो या तो यहाँ से 6 महीना तो 1 सॉरी क्या आता है यहाँ पे 30/6/19 और ओके 1 ईयर माय डियर फ्रेंड्स, क्या है 1 ईयर, क्या सॉरी 3 ईयर्स, तो 31/12/19/20/21, ठीक है। तो इस दरमियान 30/6 से लेके 31/12/21 इस दरमियान आपको क्या है, आरए का ऑर्डर क्या एप्लीकेशन कर सकते हो आप। तो डिपार्टमेंट इस दरमियान एप्लीकेशन कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसके बाद और इसके पहले, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, डन। तो ये भैया टाइम पीरियड है फॉर विच आरए कैन एक्सरसाइज इट्स रिविजन, राइट, एंड दैट्स इट, डन। ये केस है माय डियर फ्रेंड्स, ओके। एंड और क्या है यहाँ पे स्पेसिफिक कमेंट किया है किसके रिलेशन में, इन्होंने एक और कमेंट कर दिया है फ्रेंकली कि भैया इन केस ऑफ एन ऑर्डर सब्जेक्ट टू एन अपील बिफोर अपीलेट अथॉरिटी ट्रिब्यूनल आरए कैन नॉट पास एन ऑर्डर। फ्रेंकली स्पीकिंग इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, सो इट्स फाइन इफ़ यू राइट और डोंट राइट, इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। बिकॉज क्लियरली बोला है कि भैया व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर विच आरए टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ रिविजन, राइट। तो ये टाइम पीरियड के बाद ही आप आरए के पास जा सकते हो, और आरए इस टाइम पीरियड के बीच में ही क्या है, डिसीजन दे सकता है, ठीक है। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। विथ रेफरेंस टू सेक्शन 108 elaborate whether CGST and SGST authority can revise an order passed by his subordinate। तो दोस्तों फ्रेंकली स्पीकिंग वही चीज़ें वापस क्या है रिपीट होने वाली है, बस मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या है इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि केसेस वेयर आरए शेल नॉट एक्सरसाइज हिज ऑर्डर्स, राइट। तो पहला केस क्या है माय डियर फ्रेंड्स, द ऑर्डर हैज बीन सब्जेक्ट टू एन अपील, राइट, आइदर अपेलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। द पीरियड स्पेसिफाइड अंडर 102 हैज नॉट एक्सपायर्ड, यानी कि 6 months, okay, or more than 3 years expired after passing the decision order ought sought to have been revised. Third, order has already been taken up for revision under this section at an earlier age। इशारा किस बात की तरफ है माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। आप एज ओके कमिश्नर लेके गए थे ऑर्डर रिविजनरी अथॉरिटी के पास, रिविजनरी अथॉरिटी ने उसका रिकॉर्ड्स पढ़ा, सब चेक किया, फैक्स वगैरह, और उसने बोला क्या लेके आया है, बराबर तो पास किया तेरे सबऑर्डिनेट ने ऑर्डर, तुझे या पढ़ना नहीं आता क्या गाउठी है, तू कॉपी करके पास हुआ था क्या, ऐसे बनाया क्या आईआरएस ऑफिसर, नॉनसेंस। अरे तेरा सबऑर्डिनेट देख एकदम प्रॉपर उसने क्या फैक्ट्स लिए, कोई एरर नहीं है, कुछ इलीगल नहीं है, तुझे ही कुछ आता नहीं है गाउठी, चल निकल, कुछ रिवाइज नहीं करूंगा मैं ऑर्डर, एकदम प्रॉपर ऑर्डर पास किया उसने, ठीक है। बेइज्जती करने आ जाते हैं लोग, नॉनसेंस, पहुंचा कैसे तू यहाँ पे, ऐसा करके भगा देंगे, राइट। एंड लास्ट इज ऑर्डर इज अ रिविजनल ऑर्डर, यानी कि क्या, साले लास्ट टाइम तो तू आया था, ओके, और तूने जो दलील रखी थी मैंने मानी कि ये इलीगल है, ये इम्प्रॉपर है, अब तू वापस वही दलील लेके आ रहा है, अरे नॉनसेंस, तेरा पहला लास्ट ईयर आया था, तूने इलीगल बोला था, तो मैंने क्या है बराबर ऑर्डर को रिवाइज किया था, और लीगलिटी के हिसाब से जो बनता है डिमांड लायबिलिटी वो मैंने ऑर्डर घोषित किया था,
अब तू वही पॉइंट पे आके वापस मेरे से झगड़ रहा है, नॉनसेंस। कितनी बार एक ही ऑर्डर रिवाइज करवाएगा है? चल निकल, एक बार किया ना ऑर्डर रिवाइज, वापस नहीं होगा ऑर्डर, समझा? तो यहाँ पे सी और डी में फर्क क्या है, सी में गया था पर उसको भगा दिया, राइट। और इसीलिए लिखा है द ऑर्डर हैज ऑलरेडी बीन टेकन अप फॉर रिवीजन अंडर सेक्शन एट अर्लियर स्टेज बट द अनसेड थिंग इज, जो नहीं लिखा है यहाँ पे, बट इट वॉज नॉट रिवाइज्ड, राइट। बिकॉज अगर रिवाइज हो गया होता तो फिर वो यहाँ पे आ जाता कि यू आर ट्राइंग टू रिवाइज एन ऑलरेडी दैट ऑर्डर विच हैज बीन रिवाइज्ड अर्लियर, और इसीलिए आप एक रिविजनल ऑर्डर को रिवाइज कर रहे हो। नहीं, एक बार रिवीजन हो गया, दैट्स इट, पत्थर की लकीर, पीरियड, फुल स्टॉप, कुछ नहीं होगा आगे, समझा? ये केस। और यहाँ पे क्या है, ये वही है ना, आप वापस लास्ट ईयर लेने गए थे आप अर्लियर स्टेज पे, आप समझो, अब वापस लेने आ रहे हो कब? क्योंकि यार रिवाइज नहीं हुआ था ना लास्ट टाइम, इसीलिए आप वापस कोशिश कर रहे हो। नहीं, अगर उस टाइम ना बोला था तो अभी भी ना ही होगा ना। हाउ विल एनी थिंग्स चेंज बिकॉज द फैक्ट्स ऑफ द केस स्टिल रिमेन द सेम? नॉनसेंस। तो सिंपल, एंड ऑफ डिस्कशन। नहीं होगा भाई। अगर एक लड़की ने एक बार ना बोला है ना तेरे को सोच के, तो फिर वापस क्या है, वो हाँ नहीं बोलेगी, क्योंकि कोई रीज़न के वजह से क्या है उसने ना बोला है। तो एक्सेप्ट कर, आगे बढ़ और मूव ऑन कर बेटा। बार बार प्रपोज करने से वो हाँ नहीं बोल देगी, समझा? इनफैक्ट अपने दोस्त को भी ना बोल देगी कि इसको मत चुनना। और थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखो लाइफ में यार, नॉनसेंस। चलो ओके, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 107। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि ये नया नया ताज़ा ताज़ा अभी क्या है, पोजीशन अमेंड हुआ है, राइट। पर ये ओके, अमेंडमेंट के पहले दोस्तों मैं एक चार्ट आपको दिखाना चाहता हूँ, राइट। वो चार्ट को पहले देखिए, समझिए, और फिर क्या है ये मुद्दे पे आते हैं, राइट। परफेक्ट। ओके दोस्तों, आ जाइए, चलिए, देयर यू आर। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। दोस्तों याद रखना, यहाँ पे दो बेंच होती है, एक प्रिंसिपल बेंच, एक है स्टेट बेंच। प्रिंसिपल बेंच में कौन से मैटर्स आएंगे माय डियर फ्रेंड्स? ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई वाले मैटर्स। और यहाँ पे ऑब्वियसली कौन से आएंगे? अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई वाले मैटर्स, ठीक है। ये केस है माय डियर फ्रेंड्स। अभी इसके अंदर ओके 4 मेंबर्स है, प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर सेंटर का, टेक्निकल मेंबर स्टेट का। जुडिशियल मेंबर अगेन यहाँ पे क्या है, 2 है, ओके। स्टेट बेंच में एक सेंटर का टेक्निकल मेंबर है और एक स्टेट का टेक्निकल मेंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, गांठ बांध के चलना, राइट। तो यहाँ पे 2 टेक्निकल मेंबर है, यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे एक जुडिशियल है, यहाँ पे 2 जुडिशियल है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस पर कोई क्वेश्चन बनेगा, पर हाँ बस इतना याद रखना, पहले यहाँ पे नेशनल बेंच और रीजनल बेंच हुआ करता था, और स्टेट बेंच में स्टेट बेंच, एरिया बेंच ऐसा करके संबोधित करते थे। अब एक ही है, प्रिंसिपल बेंच, स्टेट बेंच, राइट। ये केस। और कोई भी प्लेस ऑफ सप्लाई के मैटर होगा वो यहीं रेफर होंगे, वो यहाँ पे कभी भी रेफर नहीं होंगे माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ से सीधा क्या मैटर जाता है, सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सीधा मैटर जाता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये याद रखना, ओके। तो यहाँ पे आपने देख ही लिया होगा कि भैया 4-4 मेंबर है दोनों जगह पे। तो 4-4 मेंबर होते हैं तो ऑब्वियसली बेटा क्या होगा, देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि भैया डिसीजन हो जाए टाई, कि 2 जज ने बोला एग्जाम, 2 जज ने बोला टैक्सेबल, 2 जज ने बोला 12% लगेगा, 2 जज ने बोला 18% लगेगा। अब ऐसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के केस में कहाँ जाने का मेरे भाई, कैसे इस गुत्थी को सुलझाने का, राइट। तो उसके रिलेशन में माय डियर फ्रेंड्स, स्टेट बेंच के रिलेशन में कुछ कमेंट किया और प्रिंसिपल बेंच में भी कुछ कमेंट किया। बोला है कि इफ आफ्टर हियरिंग द केस द मेंबर्स ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन ऑन एनी पॉइंट और पॉइंट्स, सच मेंबर शैल स्टेट द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन विच दे डिफर, सबसे पहले तो, एंड द प्रेसिडेंट शैल रिफर सच केस फॉर हियरिंग वेयर द अपील वॉज ओरिजिनली हर्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ स्टेट बेंच टू अनदर मेंबर ऑफ स्टेट बेंच विद इन द स्टेट, राइट। तो अगर महाराष्ट्र में ही 2 स्टेट बेंच है, लेट्स से एक है मुंबई में और एक है लेट्स से क्या है फॉर एग्जांपल पुणे में, तो भैया मुंबई वाला पुणे को रेफर करेगा, ठीक है। और अगर वो स्टेट में एक ही दोस्तों क्या अपीलेट ट्रिब्यूनल है आपका, तो फिर
वेयर नो सच अदर स्टेट इज अवेलेबल, स्टेट बेंच इज अवेलेबल विद इन द स्टेट, तो फिर दूसरे स्टेट के मेंबर को पकड़ेंगे, लेट्स से गुजरात वाले को पकड़ेंगे और उसको बोलेंगे भाई सुन, तेरे स्टेट मेंबर को ये सुना और उसका ओपिनियन ले अभी, ठीक है, परफेक्ट। तो इधर विद इन द सेम स्टेट, और वहां पे नहीं है तो स्टेट बेंच ऑफ अनदर स्टेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, तो पांचवा जो इंसान है ना उसको रोप इन करना है, तो या तो विद इन या तो फिर आउटसाइड। और अगर प्रिंसिपल बेंच की बात हुई तो where the appeal was originally heard by the members of principal bench to another member from the principal bench, or where no such other member is available to a member of a state bench, and such point or point shall be decided according to the majority opinion including the opinion of members who heard the first case, ठीक है, परफेक्ट। तो भैया ये सीन है, ये चीज़ को याद रखना, ये एमसीक्यू में भी आ सकता है और ये थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी आ सकता है, कुछ ज़्यादा बड़ा है नहीं। पहले केस में अगर डिस्प्यूट कहाँ हुआ है, स्टेट बेंच के मेंबर्स के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और टाई है, तो टाई ब्रेकर के लिए अपन मेंबर खींच के लेके आएंगे, ओके। उसी स्टेट के क्या है, कोई और स्टेट बेंच से वहाँ पे कोई नहीं है इंसान, तो भैया दूसरे स्टेट के स्टेट बेंच मेंबर को लेके आओ। और प्रिंसिपल बेंच के सिंपल सी बात है केस में माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे किसी क्या है मेंबर को लेके आओ ऑफ प्रिंसिपल बेंच ओनली, और वो अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई स्टेट बेंच का लेके आओ, ठीक है, दैट्स इट। पर ये गुत्थी को सुलझाओ, ओके, और मेजॉरिटी विंस के थ्रू ही ये सॉल्व होगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो 5 मेंबर है फाइनली, तो 3:2 में सुलझ जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11, अपील्स टू अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू ABC Limited, a registered taxpayer under GST, engaged in supply of goods। 15 मार्च को कमिश्नर अपील्स passed an order in the favor of ABC regarding demand of 50 lakhs raised by the department for non-payment of tax। Dissatisfied with the order, GST department filed an appeal with appellate tribunal on 10th of April। Upon receiving the notice of appeal on 5th of May, ABC realized that although the commissioner order was in their favor, there were specific points in the order they wanted to challenge, particularly regarding calculation of ITC that was denied। ABC decides to file memorandum of cross objections, okay। आपको बताना है can ABC file it, what happens if they miss the deadline, is there any extension permitted? Yes my dear friends, memorandum of cross objections is allowed and it is allowed within 45 days, yes। और एक्सटेंशन कितना है माय डियर फ्रेंड्स, अगेन 45 डेज, ठीक है। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पे लिखा है इट कैन फाइल इट फ्रॉम द डेट दे रिसीव्ड द ओके नोटिस ऑफ सच अपील, एन एक्सटेंशन माय डियर फ्रेंड्स अगेन कितना है 45 डेज, एडिशनल 45 डेज, समझा, यस। तो यहाँ पे मुद्दा यही है माय डियर फ्रेंड्स कि भैया आज अपीलेट ट्रिब्यूनल में क्या है, घसीट के लेके गया है कमिश्नर, राइट। तो उसमें 4 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से आप सहमत हो कि भैया चलो ठीक है, पर 2 पॉइंट से आप सहमत नहीं हो, तो आज होता क्या है, कमिश्नर अपील फाइल करता है कहाँ पे, फैक्ट्स ऑफ द केस के बेसिस पे वो फाइल करता है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अपीलेट ट्रिब्यूनल है ना, उसने जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किए है, जो भी चीज़ के लिए वो मुद्दा उठा रहा है, ओके, ITC है, एग्जेम्पशन है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कोई भी है, वो उसका नोटिस भेजेगा सामने वाली पार्टी को, तो टैक्स पेयर को, टैक्स पेयर उसे देखेगा और उसको अगर सही नहीं लगा तो वो क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करेगा कि भैया ये 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट गलत है, मैं उसके रिलेशन में ऑब्जेक्शन फाइल करता हूँ कि इसका तो क्या स्टैंड ही नहीं बनता, बिकॉज ये 2 पॉइंट के रिलेशन में तो SCN ही नहीं आया था मेरे को, राइट, सीधा डिमांड ऑर्डर पास कर दिया है, तो ये तो स्टैंड ही नहीं करता। तो फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, दोनों का पक्ष सुनेगा और फिर क्या करेगा कि यार 4 में से 2 मुद्दे तो क्या ओपन एंड शट केस है कि इसके रिलेशन में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो दिया ही नहीं है, सेक्शन 75 तो फॉलो ही नहीं किया आपने, राइट। और 74 के तहत सीधा धड़ाधड़ क्या है करवा दिया आपने ऑर्डर पास, तो ये गलत है, तो 4 में से 2 पॉइंट तो वही निकल गए, फिर वो 2 पॉइंट पे चर्चा होगी, राइट, ऐसा केस है। ओके फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। बहुत ही ध्यान से ये क्वेश्चन को पढ़ना, बिकॉज इसके रिलेशन में 99% लोग मिस्टेक करते हैं।
दोस्तों बात कर रहा हूं मैं एक ऐसे डिस्क्रिशन की जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास है, वेयर इट कैन क्लियरली रिफ्यूज टू एडमिट एन अपील। यस, ये बोल सकता है कि भाई ये ना मेरे डिग्निटी के नीचे है, समझा, ऐसे फालतू चिल्लू पिल्लू क्या है, फालतू के केस में नहीं लड़ूंगा, जा जा नहीं लड़ूंगा, राइट। तो यहाँ पे वो लिमिट क्या है वो जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे वो लिमिट है कि बॉस आज कोई भी टैक्स आईटीसी इन्वॉल्व या डिफरेंस इन टैक्स या फिर आईटीसी इन्वॉल्व, तो या डिफरेंस इन टैक्स या फिर डिफरेंस इन आईटीसी बेसिकली, या फिर कोई फी या फिर कोई पेनल्टी, ओके, अगर 50,000 तक है और उसके रिलेशन में अपील किया गया तो भैया अपीलेट ट्रिब्यूनल साफ रिफ्यूज कर सकता है कि मुझे ये केस ही नहीं ले, सुलटा और मैं नहीं लूंगा ये केस, क्या 50,000 के लिए या क्या 10-20 हज़ार के लिए, तो चल भग भग निकल पहली फुर्सत में, ठीक है, ऐसा बोल सकता है। लेना है तो ले भी सकता है केस, पर उसकी डिस्क्रिशन पे कि वो रिफ्यूज भी कर सकता है, ऐसे नहीं बोला कि करेगा ही करेगा, इट हैज द डिस्क्रिशन, ओके, इट मे रिफ्यूज, ठीक है, ऐसा सीन है यहाँ पे, नॉमेनक्लेचर ये है, इट मे, उसके पास पावर आ जाता है। अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, सुनो देखो पहले और फिर गलती करो और फिर मैं आपको रेक्टिफाई करूंगा तो वो ज्यादा याद रहेगा। आईजीएसटी है 48,000, इंटरेस्ट है 7,000, पेनल्टी है 48,000, राइट। क्या इंटरेस्ट यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन था? नहीं, तो ये तो नहीं लेंगे भाई, ये तो फिगर ही फालतू का है। क्या आईजीएसटी यानी कि क्या टैक्स का अमाउंट लिखा है? यस। पेनल्टी का अमाउंट लिखा है? यस। क्या ये दोनों अमाउंट है? यस। 96,000, यस। इज इट मोर देन 50,000? यस। तो इस केस में क्या उसके पास डिस्क्रिशन है? अब आप बोलोगे नहीं सर नहीं है, बिकॉज इट्स एक्सीडिंग 50,000। नहीं, इस पे डिस्क्रिशन है। क्यों? बिकॉज आपने इसको एग्रीगेट लिमिट में लिया, पर एक्चुअली इंडिविजुअल लिमिट है। कैसे सर, कैसे इंडिविजुअल लिमिट है बताओ, सांगा मला, टेल मी। तो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पे और दिख रहा है तुझे अंधे? और 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 यस, टैक्स और आईटीसी इन्वॉल्व, और डिफरेंस इन टैक्स और आईटीसी, और पेनल्टी और फाइन। तो ये सबका क्या दोस्तों, इंडिविजुअल लिमिट है, समझा? अप टू 50 के। तो यहां पे अगर देखेंगे तो टैक्स जो है यहां पे इट इज नॉट एक्सीडिंग 50,000। जो पेनल्टी है यहां पे इट इज नॉट एक्सीडिंग 50,000। और क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द रीजन माय डियर फ्रेंड्स, ये इशारा इस बात की तरफ है कि बॉस, सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके पास डिस्क्रिशन रहेगा, क्योंकि 50,000 ना ही पेनल्टी एक्सीड हो रहा है ना ही टैक्स अमाउंट। तो डिस्क्रिशन है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास कि ये केस वो क्लियरली रिफ्यूज कर सकता है। तो याद रखना, इट इज एन इंडिविजुअल लिमिट, इट इज नॉट एन एग्रीगेट लिमिट, फॉर गॉड सेक। ठीक है, परफेक्ट। ऐसे ही दोस्तों और एक लिमिट है सिंगल बेंच, सिंगल मेंबर बेंच, कि सिंगल मेंबर बेंच कब बैठ सकता है। तो वहां पे दोस्तों लिमिट था 5 लाख का, पहले अभी 50 लाख कर दिया। बट द मैटर हैज टू बी क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड नॉट फैक्ट्स। और प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगेगा बस। अगर ये 3 कंडीशन है तो बस सिंगल मेंबर बेंच के तहत भी ट्रिब्यूनल डिसीजन दे देगा, समझा? बहुत सारे मेंबर्स को परेशान नहीं करने से छोटे मोटे मैटर में नॉनसेंस ये केस। ठीक है, तो जब मैं उसका भी कराऊंगा तो मैं इसका रेफरेंस दूंगा, इसका करवाता तो उसका भी रेफरेंस दे दिया मैंने, एमसीक्यू में है, सो जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, डन गाइस। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के केस में माय डियर फ्रेंड्स बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। काफ़ी लोग ये क्वेश्चन को इग्नोर करते हैं, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को ये 4 एस्पेक्ट्स जो है वो समझ में ही नहीं आते। तो क्वेश्चन ये है कि भैया अपीलेट अथॉरिटी है, ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, राइट, उसमें क्या हम लोग एडिशनल एविडेंस जब उसका हियरिंग हो रहा है तब वो प्रस्तुत कर सकते हैं, राइट, या फिर वही एविडेंस जो हम लोगों ने शो कॉज नोटिस जब हमको भेजा था, राइट, 73-74 के तहत,
और उसके तहत जो हम लोगों ने रिप्लाई दिया था, और साथ साथ में ऑब्वियसली क्या है, हम लोगों ने उसके डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, एविडेंसेस दिए होंगे, वो ही राइट एविडेंसेस कंसिडर होंगे। राइट ये जानना दोस्तों क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट जरूरी क्यों है माय डियर फ्रेंड्स? बिकॉज देख भाई, अगर तू चाहता है कि इवैल्यूएशन हो ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो फिर तुझे वही फैक्ट्स, वही डॉक्यूमेंट्स, राइट, और वही डिमांड ऑर्डर जो उसने डाला है, उसके रिलेशन में ही तुझे क्या है, ओपिनियन सुनाना पड़ेगा। बिकॉज मैटर एक ही है, लोग अलग अलग है। राइट और अभी जो क्या है, लोग होंगे वो थोड़े स्लाइडली अनबायस्ड होंगे और थोड़े और एडुकेटेड होंगे, तो क्या सिचुएशन को और अच्छे से असेस कर पाएंगे। तो आज उसी को क्या है, कंसिडर किया जाएगा। बट याद रखना, ऐसे सिर्फ 4 केसेस है जहां पे एडिशनल एविडेंसेस अलाउड है, जो आप प्रस्तुत कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ अपेलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, कोर्ट। राइट वरना आइडियली एडिशनल एविडेंसेस अलाउड नहीं है। तो ये 4 केसेस कौन से, ये जानना जरूरी है आपको, बिकॉज इसके ऊपर पक्का कोई क्वेश्चन आ सकता है अगर पेपर डिफिकल्ट सेट हुआ तो। ठीक है, ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके रिलेशन में अभी क्या मैटर है, देखो सुन, ओके, अच्छे से सुनना इसको। बात कर रहा हूं रूल 112 का, राइट, विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल एविडेंस। राइट तो 4 केसेस कौन से यहाँ पे? सबसे पहला केस है माय डियर फ्रेंड्स, वेयर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, appellate authority has refused to admit evidence which ought to have been admitted। यानी इशारा किस बात की तरफ है कि भाई एडमिट कर लेना चाहिए था ये चीज, पर रिफ्यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल, राइट, कोई आईटीसी के रिलेशन में मैटर था, तो उसमें मैटर ऐसा था कि भाई आपने तो पेमेंट किया ही नहीं, राइट, तो 180 डेज एक्सपायर हो गया उसके अंदर, तो भैया आपका आईटीसी रिवर्स करेंगे हम लोग, और वो आपने किया नहीं। तो फिर मैंने बैंक स्टेटमेंट्स दिखाया भाई, मेरे पासबुक दिखाया, मेरा बाकायदा चेकबुक का क्या है, मैंने चेकबुक का एक एक क्या वो नंबर जो आता है वो फाड़ के दिया था, वो दिखाया मैंने, बैंक की एंट्री दिखाई। राइट पर पता नहीं फॉर सम रीजन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ये बोल के कि ये इनऑथेंटिक है, तूने फॉर्ज किए डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा कुछ बोल दिया उन्होंने। राइट एंड दे said that we refuse to admit it because it's not proper। right next है कि where applicant, right, तो यहाँ पे याद अगर रखना तो इतना ही याद रखना, refuse to admit which ought to have been admitted। तो ऐसा कुछ जो एडमिट कर सकते थे पर आपने फिर भी एडमिट नहीं किया। राइट नेक्स्ट, which he called upon to produce by where the appellant authority was prevented by sufficient cause from producing the evidence which he was called upon to produce by the adjudicating authority। यानी कि क्या यहाँ पे बोला है that sufficient cause, okay, so he was presented by sufficient cause from producing द एविडेंस। क्लासिक एग्जाम्पल क्या है इसका, कि भैया आज एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने बोला ये डॉक्यूमेंट्स लेके आ, राइट, मैं लेने गया, पता चला मेरा अकाउंटेंट ही छुट्टी पे चला गया क्योंकि उसकी वाइफ की डेथ हो गई। अब मैं कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि मुझे कम टाइम दिया गया है और अकाउंटेंट मेरा है बाहर, तो मुझे कहाँ से पता चलेगा कौन से डॉक्यूमेंट लाना है। राइट या फिर लेट्स से आग लग गई मेरी फैक्ट्री में या मेरी ऑफिस में, सब डॉक्यूमेंट्स जो मुझे देने थे वो जल के राख हो गए, या फ्लड्स आ गए और पता चला क्या मेरा ऑफिस था, बह गए डॉक्यूमेंट्स, बह गए बेटा। तो ये क्लासिक केस है जहां पे द अपेलेंट वाज प्रिवेंटेड बाय अ सफिशिएंट कॉज फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द एविडेंस। यानी कि मैं करना चाहता हूं प्रोड्यूस, भाई मेरे पास एविडेंस पड़ा है ऑफिस में, पर या तो मुझे ढूंढना नहीं आता, या तो बह गया है, या तो वो राख हो गया है, चोरी हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो ये सफिशिएंट कॉज है, देखो जाओ, हुई है कैजुअलिटी मेरे एंड पे, देखो प्लीज, पुलिस कंप्लेन एफआईआर लॉन्च की है मैंने, समझो, बहाना नहीं दे रहा हूं। इस बार सही में क्या है, कोई रिलेटिव ऑफ हो गया है, स्कूल की छुट्टी नहीं है ये नॉनसेंस। नेक्स्ट,
where the appellant was prevented by sufficient cause from producing before adjudicating authority, appellate authority, any evidence which is relevant to any ground of appeal. Now how is this different? यहाँ पे दोस्तों ओके सिचुएशन ऐसा है कि इतना ग्रेव नहीं है कि आग लग गई, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक में ढस गई मेरी ऑफिस, ऐसा कुछ नहीं. सिंपल था, मेरा ऑफिस रिलोकेट होने वाला था मुंबई से पूना, और वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे देना है राइट एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को या अपीलेट अथॉरिटी को, वो कॉन्ट्रैक्ट की जो फाइल है वो मिसप्लेस हो गई रिलोकेशन के कारण, यहां से वहां हो गया, अभी मिल नहीं रही. तो ऐसा कुछ कि यार ये बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज यहां से पता चलेगा कि भैया मैंने लगाया उसको 18%, आप बोल रहे हो 28% लगा रहे, वो डॉक्यूमेंट में लिखा है बाकायदा यार, और वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, क्या बात कर रहे हो, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा रेलेवेंट है ये, और वो फाइल नहीं मिल रही मां कसम. समझे आप? अब हुआ क्या, ऑर्डर पास हो गया एजुडिकेटिंग अथॉरिटी का, ओके, और मैंने अपील फाइल कर दिया अपीलेट अथॉरिटी के पास, अब मुझे वो फाइल मिल गई है, तो अब मैं क्या है उसे प्रोड्यूस करूंगा. तो तब जब बोला था एजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने लिखा, तब ये जेन्युइन प्रॉब्लम था, और अब नहीं है तो अब दिखा दिया, तो अब मैं प्रूव कर दूंगा कि भैया ये नहीं मिल रही थी बिकॉज रिलोकेशन हुआ था, तो मेरा नया एड्रेस बता दूंगा मैं, राइट. यस, विटनेस के तौर पे मेरे अकाउंटेंट को रख दूंगा कि भैया नहीं मिल रहा था, मैं नहीं रखा था यार, मैं जगह भी बता दूंगा कहाँ से मिला है, राइट. तो मैं एविडेंसेस पेश कर दूंगा कि भैया मैं कोई बहाना नहीं कर रहा था, यहाँ पे भी वो भी एक जेन्युइन इशू ही था, अब मिल गया तो मिल गया, तो अभी प्रोड्यूस करने तो दो कम से कम, राइट. क्योंकि इसमें देख फायर डैमेज ऐसा केस नहीं हो सकता है यहाँ पे, राइट. क्यों नहीं हो सकता है भाई? क्योंकि वो तो परमानेंटली चला गया भाई, खत्म ये केस. नेक्स्ट, वेयर एजुडिकेटिंग अथॉरिटी या अपीलेट अथॉरिटी हैज मेड द ऑर्डर अपील अगेंस्ट विदाउट गिविंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. तो आज आपको बोल दिया है क्या, राइट, 7 दिन के अंदर, क्या 7 दिन के अंदर पिछले 5 साल के मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स चाहिए, अभी के अभी, अभी के अभी 7 दिन के अंदर चाहिए मेरे को, करके दो जाओ. अरे वो बोला पागल है क्या भाई, 7 दिन के अंदर क्या होगा भाई, मेरा अकाउंटेंट भी मेरे साथ नहीं है, नॉनसेंस. और अगर है भी तो 7 दिन इज टू लेस टाइम टू द काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट यू आस्क्ड मी टू ब्रिंग, सेल्स, परचेज, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज, लोन अग्रीमेंट्स, अरे कितने सारे तूने 100 तो डॉक्यूमेंट दिए मेरे को, कहां से लेके आऊं मैं? नहीं करता भाई, मेरे को ये नहीं पता कल क्या खाना खाया मैंने, 5 साल का डेटा इतने कम टाइम में नहीं दे सकता हूं मैं. पर फाइनली मैंने गैदर कर लिए 1 महीने के अंदर, और तब तक एजुडिकेटिंग ऑर्डर पास हो चुका था, तो अब अपील में मैं दिखाऊंगा ये सब डॉक्यूमेंट्स. नॉनसेंस. जो आपने मुझे कम टाइम के तहत, ओके सिंपल सी बात है, प्रोड्यूस करने के लिए वो क्लियरली मुझे रोक रहा था, तो तब आपने एडमिट नहीं किया था, क्योंकि 7 दिन के अंदर मैंने नहीं दिए, क्योंकि आपने मोहलत ही नहीं दी मुझे, राइट. ये केस. तो पहला सिचुएशन क्या है कि भैया भगा दिया, राइट, भगा दिया आपको सीधा. दूसरा और तीसरा केस क्या है? तो दूसरे केस में सिंपल सी बात है बॉस, ये जला दिया था, और इसके लिए मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास क्या है, सफिशिएंट कॉज है फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग. तीसरे केस में ओके कहीं मिसप्लेस करवा दिया, और फिर वो ऑर्डर के बाद मिलता तो वो करवा दो. और चौथा केस क्या है कि कम टाइम दिया, क्या कम टाइम दिया. तो पहला है रिफ्यूज टू एडमिट, भगा दिया, राइट. डी वाला क्या है, कम टाइम दिया. बी और सी क्या है? बी में क्या है कि भैया मैंने मेरे डॉक्यूमेंट्स जला दिया और यहां पे मिसप्लेस करवा दिए. ऐसे याद रखो आप, पर वो लिख के मत आना गाउटी, लिख के यही आना है रिफ्यूज टू एडमिट. दूसरे केस में प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज टू प्रोड्यूस द एविडेंस विच हैड बीन कॉल्ड अपॉन. तीसरे केस में कि भैया प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज,
right, which is relevant to any ground or appeal. And चौथा my dear friends is with respect to not giving sufficient opportunity to the appellant to adduce the evidence relevant to any ground of appeal. You have not given sufficient time of opportunity of being heard. ठीक है, done. That's it my dear friends. Next, question number 14. Does the tribunal have any power to amend its order? Yes my dear friends, yes. अगर it is very apparent on the face of the record कि there is an error, तो definitely my dear friends अगर ये notice किया है on its own accord appellate tribunal ने, या फिर it's been brought to notice by the appellant, right, या फिर कमिश्नर, तो फिर सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सच ऑर्डर, सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, आप इसे क्लियरली अमेंड कर सकते हो. तो इसमें डेट याद रखना है, राइट, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्या, दैट द एरर शुड बी अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड. सिंपल, 3 महीने के अंदर अमेंड कर सकता है. और ये पावर किसको दिया है, एटी को दिया है भाई, याद रखना, ए को नहीं है, ये पावर एटी को है, समझा. यस. नेक्स्ट, सेक्शन 115 वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट ऑन रिफंड ऑफ अमाउंट पेड फॉर एडमिशन ऑफ अपील, राइट. तो आज दोस्तों जो आपने क्या है अमाउंट प्री डिपॉजिट के लिए दिया था, राइट, तो अपील जहां पे भी किया आपने, अथॉरिटी के पास, ट्रिब्यूनल के पास, कोर्ट के पास, आपने प्री डिपॉजिट तो भरा होगा, राइट. उसमें हुआ क्या, अभी आप केस जीत गए, तो अब वो जो डिपॉजिट अमाउंट था, जो भी अमाउंट था, उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए आपको, क्योंकि आपका तो क्या लिक्विडिटी ब्लॉक हो गया अननेसेसरीली, बिकॉज आप तो केस जीत गए आप, राइट. तो आप तो सही थे फ्रॉम द स्टार्टिंग, ऐसा ही माना जाएगा. तो अब इंटरेस्ट बनता है किसका, गवर्नमेंट जो आपको देगा उसका. तो गवर्नमेंट आपको देगा मां कसम इंटरेस्ट, और 6% के हिसाब से ही देगा, 9% के हिसाब से नहीं देगा. याद रखना सबसे पहला मुद्दा, 6% के हिसाब से ही देगा. प्री डिपॉजिट अगर रिलीज होता है तो उस पर इंटरेस्ट 6% के हिसाब से ही मिलता है. अच्छा, कहां से मिलता है, कहां से मिलता है, फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट अप टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सच रिफंड ऑफ प्री डिपॉजिट. यही 2 डेट्स लेनी है. जब आपने जमा किया, ऑब्वियसली वो होगा एट द टाइम ऑफ अपील अप टू द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ सच डिपॉजिट. ये टाइम पीरियड आपको गिनना और इसके डिलेड डेज गिनने हैं, और फिर उसके तहत आपको क्या है 6% इंटरेस्ट दे देना पड़ेगा. समझा. यस, ये केस. ओके, तो दूसरा मुद्दा ये है. तीसरा मुद्दा है, यहाँ पे कई लोग आर्ग्यू करते हैं सर यहाँ पे तो एक्चुअली 9% आना चाहिए, बिकॉज सेक्शन 56 में लिखा है कि अगर रिफंड जो है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, मिलता है बाय एन ऑर्डर filed by an order which is given by appellate authority, tribunal या कोर्ट, तो फिर उसके बाद तो क्या 9% मिलता है, नहीं. याद रखना ये चीज. मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट केसेस समझाता हूं, राइट. एक होता है कि आप appellate authority, ट्रिब्यूनल या कोर्ट में क्या है एक केस जीते, ओके, और उसके तहत आपको प्री डिपॉजिट पे मिल रहा है इंटरेस्ट. ये एक पॉइंट होगा. और दूसरा पॉइंट क्या है कि आप पे एक डिमांड आया था 10 करोड़ का, ठीक है, और वो केस में अपीलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट ने क्या है बोला, नहीं भाई नहीं, ये पैसा जो आपने ले लिया इसके पास, रिकवर कर लिया, उसको वापस रिफंड करो. एक गलत रिकवरी की है आपने, ये गलत रिकवरी की है आपने, उसको रिफंड करो वो पैसा. और होता क्या है, सीधा रिफंड नहीं कर देगा डिपार्टमेंट, अब एप्लीकेशन को बकायदा रिफंड का एप्लीकेशन करना पड़ेगा कॉन्सिक्वेंट टू सच ऑर्डर. क्या, कॉन्सिक्वेंट टू सच ऑर्डर, ये पैसा रिफंड करो उसको. समझा. और ऐसे ऑर्डर के केस में माय डियर फ्रेंड्स क्या है, उसको 9% मिलेगा. समझा. तो जब पैसा ले लिया है डिपार्टमेंट ने, नॉट एज प्री डिपॉजिट बट बकायदा एज टैक्स अमाउंट, बकायदा एज टैक्स अमाउंट, देन इन दैट केस माय डियर फ्रेंड्स वो पैसा जब वापस रिफंड करना पड़ रहा है असेसी को, तो वो 9% के साथ करूंगा. समझा.
तो प्री डिपॉजिट वाला 6% पे ही आएगा, पर ऐसा कुछ हुआ तो वो 9% के हिसाब से आएगा। ये चीज़ याद रखना प्लीज़, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हुआ क्या है, दैट 1st April, ओके, एन ऑर्डर वॉज पास्ड टू सीताराम. The Commissioner of Central Tax, being revisionary authority, has confirmed IGST demand of 1400 करोड़, penalty 200 करोड़ and interest 20 करोड़. ठीक है, सीतारामन admits the liability, penalty, interest to the extent of 200 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़, but wishes to litigate the balance amount. Sitaraman deposits the required amount of pre-deposit on 12th of April and files an appeal with GST Appellate Tribunal. GST Appellate Tribunal decides in the favor of Sitaraman on 12th of July. Sitaraman submits an application seeking refund of pre-deposit along with obviously the applicable interest on 2nd July, and department acknowledges the application on the same day. The amount of pre-deposit is refunded to Sitaraman on 15th of October. With reference to the provisions of GST law, compute the amount of pre-deposit required to deposit before filing an appeal to GSTAT and interest payable by department of such refund. तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स क्लियरली ओके, आपको पहले फिगर आउट करना है प्री डिपॉजिट का अमाउंट क्या है, राइट। तो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। प्री डिपॉजिट का अमाउंट आपको पता ही है कि भैया 1400 करोड़ डिमांड है, उसमें से 200 करोड़ एडमिट किया है तो 1200 करोड़ वो हो गया। उसका ही मैं ले लूँगा क्या 20%, क्योंकि GST अपीलेट ट्रिब्यूनल है। तो भैया यहाँ पे आ जाएगा 240 करोड़, राइट। तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ये IGST है, याद रखना। तो आपका ओके 20% ऑफ टैक्स डिस्प्यूटेड और 50 करोड़ नहीं आएगा, 100 करोड़ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो विच एवर इज लोअर, तो 100 करोड़ आ जाएगा। तो 100 करोड़ माय डियर फ्रेंड्स आपका प्री डिपॉजिट होगा। अभी इसमें चालाकी देखिए इसकी, ओके। प्री डिपॉजिट आप करेंगे कितना अमाउंट, 100 करोड़ प्लस आप करेंगे 100% एडमिटेड अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। तो वो हो जाएगा आपका 200 करोड़ प्लस 20 प्लस 10, ऐसा ही है ना भाई, यस 220 प्लस 10। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ओ मेरे लल्ला, ये हो जाएगा 230 करोड़। ठीक है, यस। तो ये हो गया 330 करोड़ हो गया माय डियर फ्रेंड्स। इतना होगा भैया क्या प्री डिपॉजिट। गॉट इट माय डियर फ्रेंड्स, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स है कि बॉस अभी इंटरेस्ट किस पे आएगा, क्योंकि आप तो केस जीत गए, राइट। तो आप क्या सोचोगे, इंटरेस्ट ऑन प्री डिपॉजिट है सर, तो सिंपल सी बात है 330 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 6% मल्टीप्लाई बाई डिलेड नंबर ऑफ डेज जो होगा डिवाइडेड बाई 365 या 366, वो साल देख लो आप, राइट। तो सबसे पहला गलती यहाँ पे ही हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 330 करोड़ नहीं आएगा रे गाउठन, नहीं आएगा। क्यों, बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स याद रख, ये पार्ट ऑफ लायबिलिटी तो एडमिट कर दिया है कि पे करना है ना भाई। अरे ये थोड़ी रिफंड आएगा, अरे व्हाट इज, अरे प्रफुल्ल व्हाट इज है, ये आ जाएगा। अरे ये क्यों आएगा, ये तो तूने खुद एडमिट किया रहेगा, उठी के इतना बनता है मेरा, राइट। जो प्री डिपॉजिट ये है, ये आ जाएगा आपको, गॉट इट। और सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, ओके 100 करोड़ पे आपको यहाँ पे 6% ब्याज मिलेगा। और इसका ओके डेट आप कैलकुलेट करेंगे कहाँ से, तो भैया यहाँ पे क्लियरली बोला है सीतारमन डिपॉजिट्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट ऑन 12th ऑफ अप्रैल। तो मैं 12th ऑफ अप्रैल लूँगा और उसे रिफंड कब मिलता है, ओके रिफंड अमाउंट मिलता है ये दिन को, तो 15th अक्टूबर। तो 12th अप्रैल से लेके 15th अक्टूबर का सीन है बॉस,
समझा? यस। तो आज अप्रैल में होंगे कितने दिन? राइट, अप्रैल में 12 है ना, तो 18, मई में 31, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। गॉट इट? यस। तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स 18, 31, 30, 31, 31, 30, 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना? 186। ओके। और सिंस साल कौन सा है? ओके 2023। ओके इट्स स्टूपिड बेटा, यहाँ पे 365 आ जाएगा और ये 186, एंड दिस विल बी माय डियर फ्रेंड्स द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, दैट नीड्स टू बी पेड। ओके पब्लिक, ठीक है, डन। चलो ओके माय डियर फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मिस्टर ए हैज फाइल्ड एन अपील बिफोर अपीलेट ट्रिब्यूनल अगेंस्ट एन ऑर्डर of appellate authority where the issue involved related to place of supply. The order of tribunal is in the favor of department. Mr. A wants to file an appeal against the decision of appellate tribunal as he feels that the stand taken by him is correct. अब ये मैटर किसका है? प्लेस ऑफ सप्लाई। आपने लास्ट कहाँ अपील किया था? ट्रिब्यूनल में। वहां पे आपके फेवर में आया नहीं है। अगर आपको चाहिए तो अभी आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? जाओ सुप्रीम कोर्ट के पास। हाई कोर्ट के पास इसका कोई जवाब नहीं है। समझा? यस। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज हिम suitably within regard to filing of an appeal which is a higher forum than appellate tribunal। ठीक है, बात हो गई अपनी। अच्छा, और वहां पे प्री डिपॉजिट वाला सीन क्या है? 100% ऑफ द डिस्प्यूटेड अमाउंट आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम लिमिट कुछ नहीं है इसका। हाई कोर्ट में टाइम लिमिट है विद इन 180 डेज, राइट, पर यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, याद रखना, ठीक है, डन। नेक्स्ट 121। दोस्तों ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जहाँ पे नॉन अपीलेबल ऑर्डर्स के बारे में बोला है कि कौन से ऐसे 4 ऑर्डर जो अपील ही नहीं होंगे भाई, अपील एक्सेप्ट ही नहीं होगी उसकी। बोला जो बोला है पास किया है ना एजुकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर, वही है पत्थर की लकीर, कुछ चैलेंज नहीं होगा। नॉनसेंस। सबसे पहला, एन ऑर्डर ऑफ कमिश्नर और अथॉरिटी एम्पावर्ड टू डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रोसीडिंग्स फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर। तो अभी कमिश्नर को लगा होगा कि एग्जिस्टिंग ऑफिसर है, वो साला बहुत क्या है बेटा, बायस है एक पर्टिकुलर एसएससी के रिलेशन में। अदानी अंबानी आपको तो पता ही है। अब वहां पे क्या है, उसका जो सीनियर है वो कोई प्रामाणिक व्यक्ति निकला, कोई अच्छा व्यक्ति निकला। बोला अभी आज से मोदी नहीं, आज से गांधी, राहुल गांधी क्या है बेटा इसका केस देखेगा, क्योंकि वो अनबायस्ड है ये केस। ऐसा एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं, गाउठी। ओके, नेक्स्ट क्या है? एन ऑर्डर परटेनिंग टू सीजर और रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रजिस्टर एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो ठीक है, अभी यहाँ पे एक ऑर्डर पास किया है कि भैया मुझे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटेन करने हैं, डॉक्यूमेंट्स रिटेन करने हैं, मुझे देखना है, क्योंकि उसी के बेसिस पे फिर मैं डिमांड ऑर्डर बना पाऊंगा या शो कॉज इशू कर पाऊंगा, सिंपल। तो उसके अगेंस्ट में कोई अपील नहीं हो सकता। अभी चाहिए तो चाहिए भाई, इन्वेस्टिगेट करना है, शक है तो भैया बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीड करूंगा तब जाके तो ऐसे बना पाऊंगा। नॉनसेंस। थर्ड, एन ऑर्डर सैंक्शनिंग प्रोसिक्यूशन अंडर सीजीएसटी एक्ट। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर प्रोसिक्यूशन है सीजीएसटी एक्ट के अंदर तो भैया सिंपल सी बात है, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। एट द मोस्ट रिलीफ यहाँ पे रिट पिटीशन होगा दैट यू कैन फाइल इन हाई कोर्ट, राइट, दैट्स इट। अगर इस एक्ट ने बोला है जेल जाना है तो जेल जाना है, खत्म। एट द मोस्ट आप क्या कर सकते हो, कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेके 138 से कैपिटल पनिशमेंट देके निकल सकते। पर वो भी अगर अवेलेबल नहीं है, लेट्स से आपने कोई ऑफेंस सेकंड टाइम किया है या फिर 132(1)(b जैसा किया है बाय इशूइंग फेक इनवॉइसेस विदाउट सप्लाइंग गुड्स और सर्विस, तो भैया सीधा जेल ही जाना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल, ठीक है। एंड लास्ट इज सेक्शन 40 के तहत क्या है, कमिश्नर ने बोल दिया है नहीं देना है तेरे को ईएमआई, भाई ईएमआई भी दूंगा ना तो साले चुका नहीं पाएगा तो, ये केस है। या फिर मैंने अगर दिया 5 ईएमआई तो 5 ईएमआई भी उसको अपील नहीं करना है कि मेरे को तो 24 ही चाहिए भाई, लॉ में तो 24 लिखा है, नहीं मिलेगा साले। दिया ना कमिश्नर ने ऑर्डर, खत्म, पत्थर की लकीर, एंड ऑफ डिस्कशन। जो बोला वही होगा भाई, उसने अपील नहीं होगा ये,
दैट्स इट, ये 4 को याद रख लेना, ठीक है। ईएमआई वाला केस, जेल में जाने वाला केस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए उसका ऑर्डर, और चौथा है अपना ट्रांसफर ऑफ केस फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग खत्म करते हैं क्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ अपील्स एंड रिवीजन। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम लोगों ने छोड़ा है, तो अगर आएगा तो यहीं से आएगा, ये है बॉस आपके टैक्स की टीचर की गारंटी। तो अगर ये कॉन्फिडेंट हो गए हो, यहाँ पे आप एकदम फुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो आपका अपील्स एंड रिवीजन इज डन एंड डस्टेड, यस। तो दोस्तों शुरू करते हैं एमसीक्यूज ऑन अपील्स एंड रिवीजन, लेट्स हियर इट। सबसे पहला माय डियर फ्रेंड्स, ट्रू और फॉल्स पूछा है। दैट पहला केस, एनी पर्सन अग्रीड बाय डिसीजन ऑन ऑर्डर पास्ड बाय adjudicating authority under act may appeal to such appellate authority as may be prescribed within 3 months from the date on which the said decision is communicated to him. That's absolutely true my dear friends, right? Appellate authority and 3 months, so 3 months भी कहाँ से, date of issuance of order नहीं, date when decision is communicated. Second is, no appeal shall be filed to appellate authority unless appellant has paid sum equal to 25% of the remaining amount of tax in dispute arising from the said order in relation to which appeal is filed. तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 25% नहीं 10% करना है आपको, तो ये फॉल्स है। सेकेंड इज, एडजमेंट ऑफ अपील शैल नॉट बी ग्रांटेड फॉर मोर देन 3 times, एब्सोल्युटली करेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज ट्रू। फोर्थ, appellate authority shall have the power to refer back the case, नहीं दोस्तों, ये जो रिफर बैक वाला केस है ये अपलेट ट्रिब्यूनल के पास ही है, बिकॉज वो एक फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी है। तो फालतू अगर क्या है, छोटी मोटी क्या है, अगर छोटी मोटी नहीं एज इन बेसिक मिस्टेक्स हुए, जैसे कि ऑर्डर पास हो गया, ऐसी इशू नहीं हुआ, तो भाई वो सीधा क्या है वापस वो केस दे देगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बोलेगा साले पहले एससीएन भेज, उसका रिप्लाई देख और फिर डिमांड ऑर्डर, समझा। पर अपीलेट अथॉरिटी की केस में वही फिर क्या है, सिंपल सी बात है, उसे इनवैलिड बोल के खुद ही एससीएन इशू कर देगा, राइट। तो समथिंग लाइक दैट कैन हैपन, तो वो रिफर बैक नहीं करेगा केस, ठीक है, वो खुद ही उस मैटर को सुलटाएगा, ठीक है। तो दिस इज कंप्लीटली फॉल्स, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ये ट्रू फॉल्स, सी। The amount of pre-deposit for filing an appeal to appellate authority cannot exceed. Okay, तो सिंपल सी बात है, it cannot exceed when it comes to appellate authority. तो भैया 25 crore CGST, 25 crores SGST, ऑप्शन ए। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एन अपील टू एन appellate authority, तो 3 months from what date? From the issue of order or from the date of communication? Date of communication, my dear friends. Fourth, time limit provided to the department 6 months है my dear friends. Fifth, ये बहुत अमेजिंग है, 5th, 6th और 7th माय डियर फ्रेंड्स बहुत अमेजिंग है, बिकॉज दिस इज टारगेटिंग डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एन अपील। उसके पहले मैं आपको क्या एक डायग्राम बता देता हूँ और फिर आप टकाटक सॉल्व कर दो मेरे को, तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ और सीधा फिर चलते, तो क्या वो ड्रॉ करने में फालतू टाइम पास ना हो। राम, ओके। तो दोस्तों आज बहुत फर्क है इस बात में कि आज सिंपल सी बात है, देखो आपका डिमांड ऑर्डर आपको आ गया बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अब बहुत फ़र्क है इस बात में कि वो कॉमन पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होता है या कॉमन पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आगे डिस्कशन होगा, राइट। बिकॉज समझो आपने अपील फाइल कर दिया, उसकी बहुत ज़रूरी बहुत है कि आप वो जो डिमांड ऑर्डर है उसे भी क्या है अपलोड करवा दो, बिकॉज उसी को रीड करके क्या है अपीलेट अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल, कोर्ट वगैरह क्या है अपना डिसीजन देगा, राइट। तो अगर वो कॉमन पोर्टल पे सिंपल सी बात है ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड है, राइट, आपका जो डिमांड ऑर्डर है वो कॉमन पोर्टल पे रिफ्लेक्टेड है, तो भैया सिंपल सी बात है उस सिनेरियो में माय डियर फ्रेंड्स याद रखना, ओके, जिस दिन आप अपील फाइल करते हो आपको उसी दिन क्या है प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, और वो दिन जो है व्हेन यू गेट द प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट उसी दिन को बोला जाएगा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, ठीक है, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, डेट ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट कोई। पर दोस्तों क्या है, फॉर एग्जांपल आपका वो जो डिमांड ऑर्डर है कॉमन पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर बाकायदा आपको ऑफलाइन जाके क्या है दोस्तों अपना ये डिमांड बाकायदा सेल्फ सर्टिफाई करके क्या है सबमिट करना पड़ेगा टू द
प्रॉपर ऑफिसर, आई एम सो सॉरी, टू द अपेलेट अथॉरिटी या फिर ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट, वट एवर द केस में बी। एंड उस सिनेरियो में क्या होगा सिचुएशन, तो भैया सिंपल सी बात है, आपने अपील फाइल कर दिया, यस, तुरंत आपको दोस्तों क्या है प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, यस, और वो प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट के 7 दिन के अंदर आपको सबमिट कर देने हैं क्या, वो डिमांड ऑर्डर माय डियर फ्रेंड्स, राइट। अगर विद इन 7 डेज क्या है दोस्तों आप अपलोड कर देते हैं ना वो ऑर्डर, तो आपका डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, डेट ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट, यस, ये आ जाएगा। बट अगर आपने 7 दिन के बाद, यस, ओके, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट के 7 दिन के बाद माय डियर फ्रेंड्स अगर आपने क्या किया है, ये डिमांड ऑर्डर सबमिट किया है, राइट, तो फिर याद रखना उस सिचुएशन में आपने जब डिमांड ऑर्डर सबमिट किया है ना दोस्तों, वही दिन आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स एज द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो प्लीज याद रखिएगा दोस्तों कि डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे डेट्स के रिलेशन में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर बेटा टेंशन घेवू न खा, क्योंकि उसके लिए मैंने ऑलरेडी क्या है आपको सक्षम बनाने का प्लान करवा दिया है बाय स्पेसिफिकली ड्राफ्टिंग दीज 3 MCQs। सबसे पहला केस है माय डियर फ्रेंड्स कि आज अपील इज फाइल्ड एंड प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इज इशूड, ओके, ऑन 10th of September, and the taxpayer submits certified copy of the order sought to be appealed against on 15th of September. What is the date of filing of appeal? तो दोस्तों यहाँ पे कॉमन पोर्टल के रिलेशन में कुछ नहीं बोला है, तो भैया उस सिचुएशन में हमेशा याद रखना ये ऑफलाइन वाला ही मोड चूज करेगा और ऑफलाइन ही क्या है वो डॉक्यूमेंट्स दे, डिमांड ऑर्डर दे के आएगा, ठीक है। तो क्या उसने 7 दिन के अंदर दिए है? यस, क्योंकि आपने 10 सितंबर को प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट दिया, उसका 7 दिन होता है क्या, 17, आपने दिया है 15 को दोस्तों, सिंपल सी बात है, 15 को ही सबमिट कर दिया माँ कसम, तो सिंपल सी बात है आपका प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट का डेट 10 सितंबर है, तो 10 सितंबर आज आ भी जाए ना यार, डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, यस। नेक्स्ट, द डेट द अपील इज फाइल्ड, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इज इशूड ऑन 10th of September, राइट। आपने ऑर्डर सबमिट किया है 25 सितंबर को, विच इज क्लियरली आफ्टर 7 डेज, तो भैया 25 सितंबर ही आ जाएगा डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, ठीक है। नेक्स्ट, द अपील इज फाइल्ड एंड प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट इज इशूड ऑन 5th of May, द ऑर्डर अपील अगेंस्ट इज अपलोडेड ऑन द पोर्टल ऑन 10th of May, राइट। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट कब है, 5 तारीख को, यस। अब ऑलरेडी दोस्तों आपके पोर्टल पे ही माय डियर फ्रेंड्स क्या है, डिमांड ऑर्डर है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्चुअली गलती हो गई, ये 1st of May आना चाहिए, एंड आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि होगा क्या दोस्तों, जब आप अपील फाइल करेंगे ना और वो कॉमन पोर्टल पे ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रखा है आपका ये डिमांड ऑर्डर, तो होगा क्या, जब आप अपील फाइल कर रहे हो ना, आपको लेट्स से आपके 3 डिमांड ऑर्डर आए, तो आपको 3 में से 2 एक्सेप्टेड है, 1 एक्सेप्टेड नहीं है, तो वो डिमांड ऑर्डर का क्या है लिखा होगा नंबर, वो ही आपको सिलेक्ट करना है और उसी के अगेंस्ट में अपील होगा, समझा, यस। तो बकायदा आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलेगा, तो 3 में से लेट्स से डिमांड 3 के अगेंस्ट में अपील करना है, तो वो सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, तो ये ऑप्शन मिलेगा। तो ये कब होगा, जब कॉमन पोर्टल पे ऑलरेडी अपील फाइल करने के पहले डिमांड ऑर्डर क्या है रिफ्लेक्टेड होगा, इसीलिए मैंने फर्स्ट में लिखा है, ठीक है, डन। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, कॉमन पोर्टल पे यानी प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट वाला डेट वही आ जाएगा आपका डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, यस, क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी क्या है पहुंच गया भैया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा 5th of May, यस, ओके। तो प्लीज याद रखना ये चीज, विद इन 7 डेज, आफ्टर 7 डेज, ओके, ऑफलाइन वाले केस में, और डेट ऑफ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट कॉमन पोर्टल पे ऑलरेडी आपका डिमांड ऑर्डर है वो केस में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है माय डियर फ्रेंड्स, टाइम लिमिट फॉर मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस 45 डेज, यस माय डियर फ्रेंड्स, 45 डेज के अंदर, ओके, आपको क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स क्या है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, when can cases be heard by a bench consisting of a single member in appellate tribunal? तो matter involves question of law, yes. Prior approval of president, yes.
amount of tax or ITC or fine or penalty determined does not exceed 50 lakhs. ये भी है दोस्तों, समझा? यस, तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन है दोस्तों, ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है. ओके, नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स इज व्हेन कैन केसेस बी हर्ड बाय अ बेंच कंसिस्टिंग अ सिंगल मेंबर इन अपीलेट ट्रिब्यूनल. तो सबसे पहले दोस्तों बहुत जरूरी है कि इट शुड बी अ मैटर कंसिस्टिंग ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड नॉट फैक्ट्स. सेकेंड, प्रायर परमिशन चाहिए भैया प्रेसिडेंट का. एंड थर्ड इज कि अमाउंट ऑफ टैक्स और आईटीसी और फाइन और पेनल्टी डिटरमाइंड डज नॉट एक्सीड 50 lakhs. यस, इसका लिमिट दोस्तों रिसेंटली अमेंड हुआ था, पहले 5 लाख था, अभी 50 लाख कर दिया माय डियर फ्रेंड्स. ये याद रखना प्लीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड आई होप दैट मेक सेंस. तो इसीलिए 1, 2 एंड 3 आ जाएगा ऑप्शन. ठीक है, तो ये सिंगल मेंबर में याद रखना क्या है, 50 लाख है लिमिट. पर व्हेन कैन अपेलेट ट्रिब्यूनल रिफ्यूज अ केस, रिफ्यूज एन अपील, तो उसका 50,000 ही है अभी भी. तो याद रखना, वहां 50 है, यहाँ पे 50 लाख है. 50 लाख बढ़ा दिया इसीलिए कि भाई आराम से सिंगल मेंबर उड़ा देगा यार, एकदम लो स्टेक केस है ये, तो 50 लाख तक आराम से उड़ा देगा, राइट. तो ये केस है, वर्डिंग्स बहुत जरूरी है, डज नॉट एक्सीड 50 lakhs. और क्वेश्चन ऑफ लॉ ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर बोल दिया क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स तो भैया उस केस में सिंगल मेंबर की बात नहीं है, अपने को और मेंबर्स चाहिए. ठीक है, डन. नेक्स्ट इज द ट्रिब्यूनल में अमेंड और पास. ओके, द ट्रिब्यूनल में अमेंड एनी ऑर्डर पास्ट, सॉरी, and by so as to way of rectifying any error which is apparent from record. तो ये कितने टाइम के अंदर हो सकता है, 3 months. ऑलरेडी कर चुके हम लोग क्वेश्चन ऊपर. इश्यूज इन्वॉल्विंग रिलेटेड टू प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी हर्ड ओनली बाय विच बेंच, ओनली बाय विच बेंच, तो बोला प्रिंसिपल बेंच. ठीक है, और वहां पे अगर नहीं रेजोल्यूशन आया तो फिर जाएंगे आप कहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, इफ प्री डिपॉजिट बाय द अपेलेंट बिफोर ए और ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड टू बी रिफंडेड consequent to an order of the appellate authority or tribunal as the case may be, interest under section 56 shall be payable from date of payment of the amount till the date of amount of refund, या फिर from the date of order of A या tribunal up to the date of refund. तो आंसर ए है दोस्तों इसका, जब से पेमेंट किया वहां से लेके दोस्तों क्या है पेमेंट आएगा तब तक है दोस्तों क्या करेक्ट इंटरेस्ट, और वो है 6%. नेक्स्ट, अपीयरेंस बाय ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव. तो दोस्तों ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन बन सकता है, क्या लगता है आपको? जो बंदा इंसॉल्वेंट है वो? नहीं भाई, जो खुद इनसिक्योर है बेटा, जो खुद इंसॉल्वेंट है, कुछ भी डिसीजन दे देगा भाई, ये तो डिसीजन क्या, सॉरी, कुछ भी रिप्रेजेंट कर देगा, इसको मत रखो आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, लायक ही नहीं. पर्सन हुज डिसमिस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस लेटली, नहीं भाई, इसको भी कोई रोजगार मत दो, गवर्नमेंट सर्विस से निकाला गया है भाई, बहुत डिफिकल्ट होता है गवर्नमेंट सर्विस से किसी को निकालना, और वहां से निकाला तो कोई संगीन जुर्म ही किया होगा, निकालो इसको. हाँ, मुकुल प्रैक्टिसिंग हाई कोर्ट लॉयर एडवोकेट वो कर सकता है. नेक्स्ट, एन अपील टू हाई कोर्ट कैन बी फाइल्ड अंडर CGST एक्ट इन द फॉलोइंग केसेस, बाय पर्सन अग्रीव्ड अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय स्टेट बेंच और स्टेट बेंच और नहीं ऑफ द अपेलेट ट्रिब्यूनल. यस, डेफिनेटली इन दैट केस स्टेट बेंच ऑफ अपेलेट ट्रिब्यूनल, तो फिर उसके बाद हाई कोर्ट ही जाएगा. बाय पर्सन अग्रीड बाय ऑर्डर पास बाय प्रिंसिपल बेंच, राइट. रीजनल बेंच को काटो, यहाँ पे प्रिंसिपल बेंच ही अभी, रीजनल बेंच अभी नहीं है. नहीं बेटा, यहाँ से मैटर सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट नहीं जाएगा, तो ये गलत है. फॉर मैटर्स इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, यस, राइट. ऑल ऑफ द अबव, नहीं बेटा, तो यहाँ पे चाहिए अपना 1 and 3 ही. ठीक है, तो वो आ जाएगा बी. नेक्स्ट, Mr. Kiran had filed an appeal with appellate authority regarding a matter concerning place of supply where the tax involved was amounting to 10 crores done by adjudicating authority, which the appellate tribunal decided in the favor of department. Mr. Kiran decided to take it further and filed an appeal with Supreme Court. Determine the pre-deposit to have been deposited by Kiran and also what is the latest date.
तो याद रखना, जस्ट लाइक हाई कोर्ट, इवन इन सुप्रीम कोर्ट माय डियर फ्रेंड्स 100% टैक्स ड्यूज जमा करेंगे और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। हाई कोर्ट का है 180 डेज, पर इसका कोई नहीं है, कभी भी कर सकते हो। ठीक है, डन है दोस्तों। लास्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन अपीलेबल ऑर्डर? तो डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर, यस। रिटेंशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑर्डर, यस। प्रोसिक्यूशन, यस। मैटर ये करता है कि इसमें मिसिंग कौन सा है, सेक्शन 80 जीएसटी एंड ईएमआई, वो यहाँ पे नहीं लिखा। ठीक है, बट डजंट मैटर। ओके, ये तीन तो है ही, तो वी विल चूज ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हम लोग ने बहुत अमेजिंग तरीके से ख़त्म किया है अपील्स एंड रिविजन। आई होप आपका बढ़िया रिविजन हुआ है दोस्तों। अगर हुआ है तो प्लीज़ नीचे लिखिए दोस्तों, अपील्स एंड रिविजन हलवा है, अपील्स एंड रिविजन हलवा है। यस, लिखिए, क्योंकि ऐसे जब आप क्या है किसी चीज़ों को कंपेयर करते हो तो आपको लगने लगता है आप तो जीएसटी आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है, इजी है, समझ में आ रहा है, हो जाएगा, फुल कॉन्फिडेंस। इस स्टेट में मुझे आपको पहुंचाना है, राइट? दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट एंड या आई होप दिस एफर्ट मेड सेंस। थैंक यू। दिस इज योर CA Karan, this is your tax cut teacher CA Karan Sheet signing off.